वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों चलिए, ये हमारा एफटीपी का लेक्चर नंबर 02 है, जो एफटीपी में सॉरी एफटीपी 2023। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन ऑन एफटीपी 2023। ओके, लेक्चर नंबर 02। चलिए दोस्तों, तो ये लेक्चर 02 में हम यहाँ पे रिमेनिंग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पहले सबसे पहले मैं हम रिवाइज कर लेंगे जो दो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, वो दो इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो हम फटाफट रिवाइज कर लेंगे। जो लास्ट सेशन मैंने देखा था, उसके बाद में हम यहाँ डिफरेंस भी लिख लेंगे, और डिफरेंस के बाद हम नए कुछ स्कीम्स देखेंगे। रोड टेप हुआ, एंड देन ईपीसीजी स्कीम हुआ। ओके, इस तरह की कुछ देखते हैं और इस चैप्टर को एंड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने क्या देखा था? एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। आई होप मैंने आपको फर्स्ट सेशन कहा था कि डायग्राम निकाल लेना। नहीं निकालोगे तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, ज़्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। ओके, तो एडवांस ऑथराइजेशन में क्या होता है? एडवांस ऑथराइजेशन में आपको इनपुट्स लाने दिया जाता है, ओके, फ्री ऑफ ड्यूटी, एज वेल एज स्पेयर्स लाने दिया जाता है फ्री ऑफ ड्यूटी। ओके, सो ये इनपुट्स आपको फिजिकली यूज करना पड़ता है इन एक्चुअल यूजर कंडीशन पे, ओके, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स। तो अगर आप एक्सपोर्ट गुड्स के लिए यूज कर रहे हो तो आप इनपुट ला सकते हो। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस आपके पास ऑलरेडी है, या एनुअल ऑब्लिगेशन आपने लिया हुआ है। ओके, या आप एसईजेड को सप्लाई कर रहे हो, या आप ईओयू को सप्लाई कर रहे हो, या आप फॉरेन गोइंग वेसल को सप्लाई कर रहे हो एज अ स्टोर्स। अगर मर्चेंट और मर्चेंट एक्सपोर्टर होगा तो सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर से मैन्युफैक्चर करवा के ले रहा है, और उसके सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर इनपुट्स ला रहे हैं और वो एक्सपोर्ट करता है। ओके, तो ये केस में यहाँ पे जनरली ये स्कीम जो है मैन्युफैक्चरर या मर्चेंट एक्सपोर्टर को मिलती है, जिनके पास ओके एईओ मतलब स्पेशल एक्रेडिटेड प्रोग्राम्स के प्रोग्राम्स को उनको यहाँ पे जो है लाइसेंस किया है, या वो टू और अबो स्टार हाउसेस है, स्टार होल्डर्स है, यानी जिसके हम कहते हैं स्टेटस होल्डर है। ओके, स्पेशली मैन्युफैक्चर। ओके, तो आप इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट जिस दिन ऑथराइजेशन मिला, ओके आई रिपीट, जिस दिन ऑथराइजेशन मिला वहां से 12 महीने में आप import कर सकते हो और उसको रीवैलिडेट भी कर सकते हो। ओके, इसमें इनपुट्स के बारे में बात करें तो वो इनपुट जिसका सियोन फिक्स है, हाँ, वो भी इनपुट्स एडवांस ऑथराइजेशन में आप ले सकते हो जिसका सियोन फिक्स नहीं है, पर सेल्फ डिक्लेरेशन पे, या नॉर्म्स कमिटी से स्पेसिफिक फिक्स करके, या सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम स्पेशली फॉर एडिशनल इनपुट्स आप ले सकते हो। आपको बेनिफिट बहुत सारे ड्यूटीज से मिल जाता है, वो ड्यूटीज आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो है बीसीडी, एसीडी, एजुकेशन सेस, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी एंड सेफगार्ड ड्यूटी। ओके, इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आप प्री इंपोर्ट कंडीशन है कि फिजिकली आपको यूज करना पड़ेगा, एक्चुअल यूजर कंडीशन पे है। और अगर आपने लोकल गुड्स परचेज किए तो आपको इनवैलिडेशन या एआरओ, या फिजिकली इनवैलिडेशन लेटर या एआरओ पे आपको लेना पड़ेगा और फिजिकली कॉर्पोरेट करना पड़ेगा। चलिए, ओके, आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो है 90 डेज में कंप्लीट करना है। ओके, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड जो होता है वो 90 डेज होता है यहाँ पे। और वैल्यू एडिशन जो है मिनिमम आपका 15, ज़्यादा रहा तो अच्छा, पर मिनिमम 15% आपका वैल्यू होना चाहिए। ये फॉर्मूला के हिसाब से a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी इंटू 100। ओके, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे थे। ओके, तो हम क्या करेंगे? अभी एडवांस ऑथराइजेशन देख लेंगे। ओके, एक बार रिवाइज कर लेंगे, डीएफआई देख लेंगे, और फटाफट डिफरेंस लिख लेंगे। आर यू रेडी विथ मी? ओके, तो एक पेज लेना, उसके ऊपर हम फटाफट डिफरेंस ले लेंगे, तो उसका आपका बहुत अच्छे से ये स्कीम हो जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं रिवाइज कर लेता हूँ एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। ड्यूटी एग्जामेशन स्कीम में एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम जो है हम रिवाइज कर। ओके, तो आप इनपुट्स फिजिकली ला सकते हो। ओके, जो एक्सपोर्ट में यूज कर रहे हो आप नॉर्मल इनपुट वेस्टेज को कंसीडर करके आप फ्यूल भी इंपोर्ट कर सकते हो। ऑयल कैटलिस्ट कंज्यूम जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो फिजिकली नहीं दिखेगा, पर फ्यूल आप इंपोर्ट कर सकते हो, कैटलिस्ट इंपोर्ट कर सकते हो, ऑयल इंपोर्ट कर सकते हो, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट। सेकेंड पॉइंट हमने क्या देखा था? कौन अप्लीकेंट रहेगा? मैन्युफैक्चरर या मर्चेंट एक्सपोर्टर विद सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर। और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होगा तो वो सिर्फ मैन्युफैक्चर के लिए होगा जो नॉन इन्फ्रिंग, ओके, मतलब उसमें पेटेंट्स नहीं होंगे। तो एलिजिबल एक्सपोर्ट कौन सा? आप फिजिकल एक्सपोर्ट करो इंक्लूडिंग एसईजेड, इंटरमीडिएट गुड्स का भी एक्सपोर्ट चल सकता है, डीम एक्सपोर्ट भी चल सकता है। ओके, और फॉरेन गोइंग वेसल के लिए इसमें आप एज स्टोर्स भी सप्लाई कर सकते हो। बेसिस ऑफ इश्यूएंस, ओके, आपका सियोन नोटिफाइड चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन अप्लीकेंट आपने फिक्स किया होगा तो नॉर्म्स कमेटी से, और सेल्फ रेटिफिकेशन। सेल्फ रेटिफिकेशन मतलब कुछ एडिशनल इनपुट्स आपको यूज करना है, तो उसके लिए आपको ऑथराइजेशन लेने पड़ेंगे, परमिशंस लेनी पड़ेगी। ओके, हु इज एलिजिबल टू ऑफ फॉर स्कीम? जिसके पास एईओ सर्टिफिकेट है, या जो 2 स्टार एंड अबव स्टेटस होल्डर है। ओके, और वो एईओ में यहाँ पे एईओ में नोटिफाइड है, मतलब एईओ सर्टिफिकेट। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे एक्चुअल यूजर कंडीशन पे है, आपको यूज करना पड़ेगा। ओके,
और आप इनवैलिडेशन लेटर या एडवांस रिलीज ऑर्डर पे ओके आप डोमेस्टिक मार्केट से भी प्रोक्योर कर सकते हो। वैलिडिटी पीरियड 12 मंथ से जो एक्सटेंड हो सकता है। उसके बाद में एनुअल रिक्वायरमेंट, हाँ ये पॉइंट आपने डायग्राम में ऐड कर देना। समझ लो आपके पास ऑलरेडी एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं है, समझ लो आपके पास ऑलरेडी एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं है, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे एनुअल रिक्वायरमेंट के बेस आप लिख सकते हो कि भाई मैं इतना एक्सपोर्ट करूंगा। ओके, तो एटलीस्ट आपका 2 ईयर्स 2 फाइनेंशियल ईयर्स का रखा जाएगा। ओके, ये तभी मिलेगा अगर सियोन नोटिफाइड है। अगर सियोन नोटिफाइड नहीं है तो आपको एनुअल बेसिस का परमिशन मिलेगा, आपको फिर 1-to-1 कंसाइनमेंट बेसिस का ही परमिशन मिलेगा। और ये एनुअल बेसिस जो है ओके आपको ओके एंटाइटलमेंट इन टर्म्स ऑफ सीएफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट शैल बी अप टू 300% ऑफ एफ वैल्यू ऑफ फिजिकल एक्सपोर्ट और एफ वैल्यू इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ₹1 crore विच इज हायर। ओके मतलब आप जितना एक्सपोर्ट करोगे उससे 300% तक की वैल्यू का आप इंपोर्ट कर सकते हो। और मतलब कर नहीं सकते आपने पिछले साल में आपने जो एक्सपोर्ट किया था ओके एक्सपोर्ट किया था उसका 300% आप एनुअल रिक्वायरमेंट कर सकते हो या ₹1 crore विच इज हायर। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू एडिशन मिनिमम 50%। ओके, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह होगा तो 15% से ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, आप एसेसरीज मतलब आप स्पेयर्स ला सकते हो अप टू 10% ऑफ सीआईएफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स, आप स्पेयर्स ला सकते हो इसके अंदर। ड्यूटी कौन कौन सी बेनिफिशियल है, मतलब कौन से फ्री ऑफ ड्यूटी अलाउड है यहाँ पे दिया हुआ है। के बाद में एक्चुअल यूजर कंडीशन आपको ही वो इनपुट करना पड़ेगा। और इवन दो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आपका खत्म होने के बाद आपको उससे मैन्युफैक्चर्ड करना पड़ेगा और मैन्युफैक्चर करने के बाद आप वो गुड्स सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट इनपुट्स ओके ट्रांसफर नहीं कर सकते। ओके, फॉरेन बायर से, हाँ फॉरेन बायर से गुड्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। अगर फॉरेन बायर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स लेते हो तो वो सिचुएशन में आपके इंपोर्ट के भी वैल्यू में ऐड होगा और एक्सपोर्ट के वैल्यू में भी ऐड किया जाएगा और वो हमारे वैल्यू एडिशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद में एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड एंड इस एक्सटेंशन, तो आपको 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लियरेंस ऑफ इंपोर्ट कंसाइनमेंट, जैसे आपने इंपोर्ट कंसाइनमेंट क्लियर कर ली वहां से 90 डेज में आपको सारा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कंप्लीट करना है। या एक्चुअल यूजर कंडीशन पे आपको यूज करना है और ये ट्रांसफर नहीं हो सकता। ओके, नो डाउट डोमेस्टिक मार्केट से अगर कोई इंपोर्टेड गुड्स खरीदे होगे या आपके पास पुराना स्टॉक होगा इंपोर्टेड गुड्स का जिसके ऊपर आपने कस्टम ड्यूटी पे कर दी है, तो वो केस में आप जो है उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो। ओके, आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो यानी ड्यूटी ड्रॉबैक ले सकते हो। बाकी ऑडिट वगैरह तो हो गई ओके डिपार्टमेंट से। ओके, तो ये थी एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। ओके, नाउ डीएफआई स्कीम देख लेते हैं। डीएफआई स्कीम क्या कहते हैं? ओके, स्पेशली अगर आपके पास अभी एग्जिस्टिंग और एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं है ओके तो आप और आप फ्यूचर में एक्सपोर्ट करने वाले हो तो वो सिचुएशन में डीएफआई स्कीम ली जाती है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपोर्ट ऑर्डर है तो आप एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं है और फ्यूचर में आने वाली है तो आप डीएफआई स्कीम ले सकते हो। ओके, इसमें भी इनपुट्स ऑयल कैटलिस्ट अलाउड है। ओके, इंपोर्ट ऑफ टायर अंडर डीएफआई स्कीम अलाउड नहीं है। उसके बाद में ड्यूटी ओनली बीसीडी एग्जाम्प्ट रहेगी और अगर डोमेस्टिक मार्केट से होगा तो आपको ड्रॉबैक मिलेगा। अगर इंपोर्टेड गुड्स डोमेस्टिक मार्केट से खरीदे तो आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा। उसके बाद में एलिजिबिलिटी ये तभी मिलती है अगर सियोन नोटिफाइड है। ओके, आपको डीएफआई के लिए रीजनल अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। तो एडवांस ऑथराइजेशन में सियोन नहीं भी होगा तो भी आपको आप अप्लाई कर सकते हो, पर इसमें वही इनपुट के लिए मिलेगा जिसका सियोन नोटिफाइड है। ओके, उसके बाद में यहाँ एक्चुअल यूजर कंडीशन अप्लीकेबल नहीं है। ओके मतलब जनरली डीएफआई मिलता ही नहीं है। ओके, अगर आपका सियोन एक्चुअल यूजर कंडीशन पे मतलब इट इज ट्रांसफरेबल, एक्चुअल यूजर कंडीशन इज नॉट अप्लीकेबल एंड दिस स्कीम इज नॉट अवेलेबल इन दैट केस कि अगर आपके हैंडबुक में लिखा हुआ है कि भाई सियोन विद एक्चुअल यूजर कंडीशन लिखा होता है, तो ऐसा इनपुट जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि सियोन विद एक्चुअल यूजर कंडीशन, ऐसे केस में ओके यहाँ पे ये स्कीम मिलता ही नहीं है। हाँ, सर्टन अदर स्पेसिफाइड इनपुट्स विद प्री इंपोर्ट कंडीशन अलाउ हो सकता है पर वो उसके लिए नोटिफिकेशन आएंगे। उसके बाद में मिनिमम वैल्यू एडिशन 20% होना चाहिए। ट्रांसफरेबिलिटी अलाउड है। ओके, रीजनल अथॉरिटी आपको अलाउ करेगी। वैलिडिटी ऑफ डीएफआई एक्सपोर्ट शैल बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ्स, उधर 90 डेज है। ओके, 12 मंथ्स from the date of online filing application and generation of file number. DFI is valid for 12 months from the date of issue. No further revalidation shall be granted. और regional authority separate DFI shall be issued for each CO. हर सियोन के लिए सेपरेट डीएफआई मिल सकता है, आपको एनुअल डीएफआई इसमें नहीं मिल सकता। और बाकी जो भी थी कॉमन प्रोविजंस थी दोनों के लिए।
ओके, रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे है क्या नहीं है, दोनों की कॉमन प्रोविजन। ओके, तो ये जो था करेंसी रियलाइजेशन वगैरह। ओके, एंड री इम्पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स दोनों में भी। ओके, यहाँ जो है कर सकते हैं, मतलब ए और DFI में आप इंपोर्ट करके री एक्सपोर्ट कर सकते हो, पड़ेगी। तो चलिए बेटा, ओके अब फटाफट क्या करो, मैं डिफरेंस लिखा के देता हूँ आपको, एक पेज लो। ओके, और लिखो डिफरेंस बिटवीन एडवांस ऑथराइजेशन एंड DFI। लिखो तो थोड़ा और आपको ग्रिप आएगी। वेट फास्ट, एडवांस ऑथराइजेशन एंड DFI। ठीक है, ठीक है, एक तरफ लिखो यहाँ पे पर्टिकुलर्स, एडवांस ऑथराइजेशन एंड DFI, और फिर ये जो है यहाँ स्टेपल करके रख देना। ठीक है, पहला लिखो टैक्स एग्जम्पशन, पहला लिखो टैक्स एग्जम्पशन ऑन इनपुट्स, टैक्स एग्जम्पशन ऑन इनपुट। फटाफट मेरे साथ लिखते जाओ, टैक्स एग्जम्पशन ऑन इनपुट। एडवांस ऑथराइजेशन में लिखो कौन कौन से टैक्स एग्जम्पशन, लिखते जाओ। फर्स्ट BCD, सेकंड ACD, थर्ड ED सेस मतलब एजुकेशन सेस, में SWS भी आ गया, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। फिर लिखो एंटी डंपिंग ड्यूटी, आप लिखते जाओ मैं डिक्टेट करूँ। फिर लिखो एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। काउंटरवेलिंग ड्यूटी CVD आप लिख सकते हो, एंटी डंपिंग ड्यूटी। फिफ्थ जो है CVD, और सेवन सेफ गार्ड ड्यूटी, सेफ गार्ड ड्यूटी। तो DFI में लिख लेना, DFI में ओनली BCD, सिर्फ BCD से बेनिफिट मिले DFI में। ये डिफरेंस लिखा के दे रहा हूँ, ठीक है। सेकंड लिखो ट्रांसफरेबिलिटी, सेकंड पर्टिकुलर में लिखना ट्रांसफरेबिलिटी। राइट डाउन, इज नॉट ट्रांसफरेबल, इज नॉट ट्रांसफरेबल। और DFI में लिखो, DFI में लिखो इट इज ट्रांसफरेबल, इज ट्रांसफरेबल। नेक्स्ट, वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन। देखो मिनिमम 3%, इधर मिनिमम 20%, 20%। के बाद लिखना सियोन, सियोन लिखो ए कैन बी इश्यूड, कैन बी इश्यूड इवन दो सियोन इज नॉट फिक्स्ड, दैट इज ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन
सेल्फ डिक्लेरेशन, और सेल्फ दैट, ओके, सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे और सेल्फ रेटिफिकेशन। इधर लिखो DFI cannot be issued, cannot be issued where Yon is prescribed with actual user conditions. User condition. तो काम करना, वन और इधर भी वन दे देना, और सियोन में 2 लिखो। एक और डिफरेंस, सियोन में 2 लिखो। में 2 लिखो, 1 और 2, DFI में 2 लिखो। तब DFI में 2 चीजें लिखो। इट कैन बी इश्यूड only if Sion has been fixed for a product to be exported, for a product to be exported। मतलब DFI तभी मिलता है जब सियोन फिक्स है, लेकिन अगर सियोन विथ एक्चुअल यूजर कंडीशन होगा, भाई उसको ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होगी, एक्चुअल यूजर कंडीशन होगा, तो फिर नहीं मिलता है। एक्चुअली ये पहली कंडीशन चाहिए और ये दूसरी कंडीशन, तो ठीक है। आप ये पॉइंट ऐसा लिख सकते हो कि DFI तभी मिलता है जब सियोन फिक्स है, बट सियोन अगर एक्चुअल यूजर कंडीशन पे होगा तो फिर DFI नहीं मिलता है, फिर DFI नहीं मिलता है। डन, चलिए डन हो गया। ओके, एक और डिफरेंस लिख लो। पीरियड ऑफ ईओ, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, ईओ मतलब एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, पीरियड ऑफ ईओ, ईओ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। पीरियड ऑफ ईओ, तो ये लिख देना 90 days from the date of clearance, date of clearance of import, date of clearance of port consignment, date of clearance of import। और यहाँ पे 12 months, यहाँ 12 महीने मिलता है DFI में, 12 months from date of online filing of application, online filing of application for DFI। और यहाँ एंटाइटलमेंट
यहाँ लिखो प्री एक्सपोर्ट और पोस्ट एक्सपोर्ट, प्री एक्सपोर्ट और पोस्ट एक्सपोर्ट ब्रैकेट में एनुअल रिक्वायर और ये DFI में लिखो ओनली फॉर पोस्ट एक्सपोर्ट, ओनली फॉर पोस्ट एक्सपोर्ट, ओनली फॉर डन। अब ये वाला पार्ट थोड़ा समझ लो। प्री एक्सपोर्ट मतलब एडवांस ऑथराइजेशन के लिए आपको हिंदी में लिखना है तो लिख देना ये वाला। एडवांस ऑथराइजेशन आपके पास पहले से ऑर्डर चाहिए, लिख लो। एडवांस पॉज करके लिख लो। एडवांस ऑथराइजेशन के लिए आपके पास पहले से ऑर्डर चाहिए, या फिर आप एनुअल रिक्वायरमेंट के बेस पर ले रहे होगे तो आप बाद में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पर पहले से ऑर्डर चाहिए। लेकिन DFI के लिए पहले से ऑर्डर नहीं चाहिए, पहले आपका ऑर्डर बाद में भी आया तो भी चलेगा। ओके, तो पोस्ट एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो पोस्ट एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन भी आपको ओनली फॉर पोस्ट एक्सपोर्ट। DFI में जब आप बाद में एक्सपोर्ट करने वाले हो, हिंदी में लिखना है तो लिख देना, जब आप बाद में एक्सपोर्ट करने वाले हो और उसके लिए पहले से इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको DFI मिलता। ओके, तो चलिए ये हमने डिफरेंसेस देखा बिटवीन AA एंड DFI और कुछ कॉमन पॉइंट्स फॉर एक्सपोर्ट रियलाइजेशन हमने देखा। दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस स्कीम ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन DFI। ओके, ड्यूटी ड्रॉबैक तो हम ऑलरेडी जो है कस्टम्स एक्ट में सेक्शन 24 एंड सेक्शन 25 ये कर चुके हैं, जो वहाँ पे रिफंड स्कीम। चलिए अब नेक्स्ट स्कीम ले लेते हैं, स्कीम फॉर रिविजन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। एक है जिसको मैं रोड टेप कहता हूँ। ओके, रोड टेप रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, जिसको रोड टेप कहते हैं। देखो जनरली क्या होता है इंडिया में जब आप एक्सपोर्ट करते हो या इंडियन गुड्स एक्सपोर्ट करते हो या इंपोर्टेड गुड्स एक्सपोर्ट करते हो तो इंडिया में ऑलरेडी इंसेंटिव्स तो दिए हर हर एक्ट में दी। तब जैसे आपको GST अगर याद होगा, और अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको डीम एक्सपोर्ट के तहत आपको रूल 89 4A में 4B में रिफंड्स तो दिए ही हैं, रिफंड्स तो दिए। पर बहुत सारे ऐसे टैक्सेस है लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, जो टैक्सेस लग जाते हैं लेकिन उसके रिफंड नहीं मिलते। अब कुछ एक्ट में प्रोविजन है एक्सपोर्ट के लिए पर कुछ एक्ट में नहीं है, रिफंड नहीं मिलते। जैसे मंडी टैक्स हुआ, ओके, कोई स्टेट टैक्सेस हुए, कोई सेंट्रल टैक्सेस हुए जो गुड्स पे लगते हैं पर उसके रिफंड नहीं मिलते। तो इस तरह से इंडस्ट्री का क्या कहना था, इंडस्ट्री का ये कहना था कि सर आज भी अगर हम एक्सपोर्ट करें तो चलो बड़े बड़े टैक्सेस के बेनिफिट मिल जाते हैं, कस्टम्स के, GST के, पर बहुत सारे छोटे छोटे टैक्सेस रहते हैं उसके हमें रिफंड नहीं मिलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमारी एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ जाती है और कंपटीशन मार्केट में हम टिक नहीं पाते। ओके, तो क्या ये जो जो टैक्सेस लग चुके हैं पर जिसके रिफंड नहीं मिले हैं, तो क्या हमें वो रिमिशन मिल सकता है, क्या हमें उसके रिफंड मिल सकते हैं? तो हमने कहा चलो ठीक है, आप फिर अप्लाई करो रोड टेप में। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके छोटे छोटे टैक्सेस लगे हुए हैं और उसको आपको रिफंड नहीं मिला है तो आप रोड टेप पे अप्लाई करो, प्रूव कर दो कि आपको ये टैक्सेस लगे तो हम आपको उसका रिफंड देंगे। रिफंड स्क्रिप्ट के फॉर्म में मिलता है। अब ये स्क्रिप्ट क्या होती है मैं आगे बताऊंगा, पढ़ लेते हैं। चलो, दिस स्कीम इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट टैक्सेस एंड ड्यूटीज, अंडरलाइन, टैक्सेस एंड ड्यूटी शुड नॉट बी एक्सपोर्टेड। मतलब क्या, जो आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे टैक्स लगा या ड्यूटीज लगी वो प्राइस के साथ एक्सपोर्ट नहीं हो जाना। प्राइस के साथ एक्सपोर्ट नहीं हो जाना मतलब प्राइस में इनबिल्ट होकर प्राइस बढ़कर बाहर नहीं चले जाना। एंड टैक्सेस और लेवीज बॉर्न ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट शुड बी एग्जम्प्टेड और रिमिटेड टू एक्सपोर्टर and aim to refund duties and taxes on exported product which are not exempted, remitted, credited or refunded under the provision of law। कि भाई जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पे टैक्सेस और ड्यूटीज है वो वापस मिलनी चाहिए, रेमिट होनी। स्पेशली इसमें एम तो यही है कि जिसका हमें रिफंड नहीं मिला, एग्जम्पशन नहीं मिला, ओके, किसी छोटे छोटे एक्ट के तहत, ओके, तो जिसका हमें रिफंड एग्जम्पशन नहीं मिला है तो वो केस में उसका रिफंड हमें मिल जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टू रिफंड करंटली unrefunded duties and taxes levies at central or state or local level own or exported product including prior stage cumulative indirect taxes of goods or service used in production or export product। ये prior stage का मतलब क्या, मतलब ये है कि समझ लो, ओके मिस, ओके, मैन्युफैक्चरर M1 है, फिर ये M2 है और ये M2 जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। चलो इसको तो हमने रिफंड वगैरह दे दिए, इसको बेनिफिट दे दिए, पर जब M1 ने M2 को सेल किया, सुनो,
जब M1 ने M2 को सेल किया, प्रायर स्टेज है, ये प्रायर स्टेज प्रायर टू एक्सपोर्ट है, और ये प्रायर स्टेज पे अगर कोई टैक्स लगा होगा तो उसका भी रिफंड मिलना चाहिए, उसका भी रिफंड मिलना चाहिए। अगर ऑलरेडी कोई स्कीम के तहत, कोई एक्ट के तहत रिफंड नहीं मिला होगा, सच इनडायरेक्ट ड्यूटीज टैक्सेस लेवीज इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, अगर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई टैक्सेस लगे होंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो रिफंड मिलने चाहिए। जो ऑलरेडी नहीं मिले, मिल गया है ऑलरेडी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो नहीं मिले है उसका हमें रिफंड मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट बस यही है कि जो भी छोटे बड़े टैक्सेस जिसके लिए एक्ट में प्रोविजन आपको एक्ट में ऑलरेडी कोई प्रोविजन नहीं है रिफंड की, या फिर कोई कंडीशन के बेसिस पे आपको रिफंड नहीं मिले होंगे, तो आप रोड टेप में उसके रिफंड क्लेम कर सकते हो। साइलेंट फीचर, रिबेट अमाउंट इश्यूड इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफरेबल ड्यूटी क्रेडिट और इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्ट विच विल बी मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक लेजर बाय सीबीआईसी। अब तो आपको रिफंड कैश में नहीं देते। जैसे जैसे अगर मेरे आईडीटी के किसी ने एडमिशन ले लिया, और एडमिशन ले लिया उसने यहाँ पे, और समझ लो कि भाई उसको पास टाइम नहीं, इसलिए उसको वापस फास्ट ट्रैक फास्ट ट्रैक में लेना है। ओके, फास्ट ट्रैक में लेना है। अब उसने एग्जाम ओरिएंटेड बैच में एडमिशन ले लिया, उसकी फीस 10,000। अब वो मेरे पास आया कि सर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे फास्ट ट्रैक में कन्वर्ट कर दो, उसकी 6,000। डिफरेंस है 4,000 रुपए। सुनिएगा, ये डिफरेंस है 4,000 रुपए का। अब ये 4,000 रुपए का डिफरेंस है, तो मैं क्या बोलूंगा कि यार रिफंड तो नहीं मिलेगा तुझे, 4,000 का वाउचर ले ले या क्रेडिट नोट ले ले। अगर मेरे पास कोई दूसरा सब्जेक्ट तुझे ज्वाइन करना है, बुक्स खरीदना है, हमारे एकेडमी में इतने सारे सब्जेक्ट है, वो उसमें तो एडजस्ट कर लेगा। गवर्नमेंट भी ऐसा करती है। चलो तुम्हें इंडिया में अगर कोई टैक्सेस लगे होंगे तो ठीक है, लगे अगर हो गए, अब वो क्या है, छोटे बड़े टैक्सेस होते हैं, मंडी टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, जो भी टैक्सेस आपको लगे होंगे, तो तुझे रिफंड हम कैश में नहीं देंगे, हम तुझे उतना क्रेडिट कर देंगे। तो हमें रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस कर, कौन कौन से टैक्सेस लगे ये बता, हम उसका तुझे क्रेडिट कर देंगे, या उसका स्क्रिप्ट दे देंगे। स्क्रिप्ट मतलब वाउचर समझ लो, ओके, ई वाउचर दे देंगे। और तेरा लेजर बनेगा सीबीआईसी के पास, और वो लेजर में उतना क्रेडिट तेरे पास रहेगा। ठीक है, सच ड्यूटी क्रेडिट शैल बी यूज ओनली टू पे बीसीडी ऑन इंपोर्टेड गुड। अब सर मैं उसका क्या करूं, मेरे ओके लेजर में क्रेडिट हो गया, ट्रांसफरेबल ड्यूटी क्रेडिट या स्क्रिप्ट क्रेडिट हो गया, मैं क्या करूं उसका, ओके, तो यहाँ बेगन का भुर्ता थोड़ी बनाऊंगा उसका। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट कहती है देख तेरे पास उतना क्रेडिट है, तो अगर फ्यूचर में कोई तू गुड्स इंपोर्ट करेगा, सुनना बहुत अच्छी बात है, फ्यूचर में तू कोई गुड्स इंपोर्ट करेगा तो उसके बीसीडी जो लगेगी वो बीसीडी के अगेंस्ट में एडजस्ट कर लेना। अब आप कहोगे सर मैं तो फ्यूचर में इंपोर्ट ही नहीं करने वाला। अगर तू फ्यूचर में इंपोर्ट नहीं करने वाला, सर मैं तो सिर्फ डोमेस्टिक गुड्स बना के एक्सपोर्ट करता हूँ, और एक्सपोर्ट का मुझे रोड टेप मिल रहा है, ओके, और डोमेस्टिक गुड्स बनाता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट तो मैं सर बिल्कुल नहीं करता हूँ, मैं ओके स्वदेशी हूँ। तो ऐसे केस में तू इंपोर्ट फ्यूचर में नहीं करेगा तो बीसीडी तो लगेगी नहीं, तो फिर अब तू क्या करेगा, तो ऐसे सिचुएशन में तू बेटा यहाँ पे ओके किसी और को भी फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है, मतलब तेरा ओके वो स्क्रिप्ट बेच सकता है। समझ लो तेरे पास क्रेडिट पड़ा हुआ है, और तेरे पास क्रेडिट पड़ा हुआ है, ओके तूने एक्सपोर्ट किया और क्रेडिट पड़ा हुआ है 15 करोड़ का, तो ये 15 करोड़ का जो तेरे पास ट्रांसफरेबल ड्यूटी क्रेडिट है या उसका स्क्रिप्ट है, तो तू ये 15 करोड़ का स्क्रिप्ट किसी को 12 करोड़ 13 करोड़ में बेच सकता है, ओके, so that उसको फायदा हो, okay, you can transfer it. Rebate shall not be available for duties or all taxes already exempted, remitted or credited। पर क्या है, जो टैक्सेस के ऑलरेडी बेनिफिट जीएसटी में, कस्टम्स में, ड्रॉबैक में मिल गए होंगे, उसका नहीं। जो टैक्सेस तुमने पे किए, छोटे बड़े टैक्सेस, और उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिला, एग्जम्पशन नहीं मिला, रिबेट नहीं मिला, तो उतने अमाउंट का आपको क्रेडिट या स्क्रिप्ट मिल जाएगा। आई होप आपको समझा होगा। ओके, साइलेंट फीचर ऑफ रोड टैप, रिवार्ड अंडर दिस स्कीम, rebate will be granted to eligible exporter as notified rate percentage of FOB value with a value cap per unit of eligible export product wherever required on export of items। अब ये जो रिबेट मिलेगा आपको, ये रिबेट जितना तुमने टैक्सेस पे वो पे किया उसका एक्चुअल बेसिस में नहीं, कुछ परसेंटेज, सुनिएगा, कुछ परसेंटेज ऑफ FOB लिया जाएगा, यानी जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसका 5%, ओके, उसका 3%, उसका 2%, जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ओके उसका कुछ परसेंटेज विद कैप रहेगा पर यूनिट, उस फॉर्म में रिबेट मिलेगा। माइनस अगर कोई ओके इस परसेंटेज में ऐसा कोई टैक्स होगा जो ऑलरेडी आपको रिफंड मिल चुका है, वो माइनस होगा, लेकिन ये जो स्क्रिप्ट आएगी आपको, ये रोड टेप के परसेंटेज आएंगे आपके जो एक्सपोर्ट करोगे उसके एफओबी वैल्यू पर रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिक्स क्वांटम ऑफ रिबेट अमाउंट पर यूनिट में भी नोटिफाइड, या गवर्नमेंट फिक्स क्वांटम भी नोटिफाई कर सकती है या परसेंटेज बेसिस पे नोटिफाई कर सकती है। परसेंटेज और कैपिंग बेसिस पे, मतलब 5% ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स, 2% ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स विद कैपिंग पर यूनिट इतना, या फिर फिक्स इतना ही मिलेगा। गवर्नमेंट इसका रिवॉर्ड इस तरह से फिक्स कर सकती है। सेल प्रोसीड्स, हाँ, अगर आपको रोड टेप के अंदर ये रिवॉर्ड लेना है
तो rebate would not be dependent on realization of export process at the time of rebate. मतलब would not be dependent on realization. ये एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, और एक्सपोर्ट को प्रमोट इसके बाद कि भाई जिसके ऊपर टैक्स लगे उसको वापस किया जाए. तो आपका कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में रियलाइजेशन होना ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है. बट इन केस ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ सेल प्रोसीड विद इन टाइम अलाउड अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इट विल बी डीम दैट रिबेट हैव नेवर बीन अलाउड. भाई पैसा आना चाहिए, सेल प्रोसीड्स आना चाहिए. अब जरूरी नहीं है कि ओके नहीं सॉरी मेरे से गलती होगी. हाँ उसका ऐसा इंपॉर्टेंट. हाँ मीनिंग देखो ऐसा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के हिसाब से आपको पैसा कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए या रुपीज परमिटेड बाय आरबीआई. ओके कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में या रुपीज परमिटेड बाय आरबीआई विद इन टाइम आना चाहिए. पर ये जरूरी नहीं है कि जब रिबेट मिल रहा तब आना चाहिए, उसके बाद में भी आए तो भी चलेगा. यानी हो सकता है कि आपको रिबेट पहले मिल जाए ओके और पैसा बाद में आ जाए, पर पैसा कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए. मैं अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूँ, ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट, एलिजिबल सप्लाईज और आइटम कैटेगरीज अंडर द रोड टेप. ओके सॉरी इनएलिजिबल आइटम्स, कौन कौन केसेस में आपको रोड टेप स्कीम नहीं मिल सकती. लिस्ट है पूरी, जितना याद रहे उतना कर लेना. ओके देखो, फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एक्सपोर्ट और एक्सपोर्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रिबेट अंडर दिस स्कीम. एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन अ सेम और सब्सटेंशियली सेम फॉर्म. मतलब आप इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट कर रहे हो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डोमेस्टिक गुड्स को ध्यान में रखते हुए रोड टेप लाया गया, स्पेशली मैन्युफैक्चरर, मर्चेंट एक्सपोर्टर. ओके पर अगर आप इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट कर रहे हो और ये स्कीम ले रहे हो तो नहीं, वो नहीं मिलेगा. एक्सपोर्ट थ्रू ट्रांसशिपमेंट, मीनिंग देयर बाय एक्सपोर्ट दैट आर ओरिजिनेटिंग इन थर्ड कंट्री बट ट्रांसशिप थ्रू इंडिया. मतलब क्या कि कोई थर्ड कंट्री से ट्रांसशिप इंडिया के थ्रू किया, ट्रांसशिपमेंट मैंने कंसेप्ट कस्टम में पढ़ाया था, तो वो केस में स्कीम नहीं मिलेगी. एक्सपोर्ट प्रोडक्ट विच आर सब्जेक्ट टू मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस और एक्सपोर्ट ड्यूटी. अब गवर्नमेंट ने अगर कोई मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस रखी होगी या ड्यूटी रखी होगी ओके, या कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी और वो एक्सपोर्ट कर रहे होगे, तो वो केस में नहीं. मतलब गवर्नमेंट कहे कि नहीं भाई, ये इसके एक्सपोर्ट प्राइस मिनिमम इतनी होनी चाहिए ओके, और फिक्स करके रखी होगी, या कोई प्रोडक्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी, तो फिर ये रोड टेप नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते ही है एक्सपोर्ट को डोमिनेट करने के लिए. फिर हम क्यों प्रमोट करेंगे रोड टेप देके. ओके नाउ नेक्स्ट, प्रोडक्ट विच आर रिस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड फॉर एक्सपोर्ट अंडर एफटीपी. डीम एक्सपोर्ट को, ये इंपॉर्टेंट है, रोड टेप एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है. रोड टेप डीम एक्सपोर्ट का अवेलेबल नहीं है. सप्लाईज ऑफ प्रोडक्ट, ओके सप्लाईज ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय डीटीए यूनिट्स टू एसईजेड. अगर डीटीए मतलब डोमेस्टिक यूनिट्स, डीटीए मतलब डोमेस्टिक यूनिट, अगर डोमेस्टिक यूनिट एसईजेड को या एफटीडब्ल्यूजेड फ्री ट्रेड जोन्स होते हैं ओके, एफटीजेड फ्री ट्रेड जोन्स होते हैं, तो उनको अगर सप्लाई करे तो नहीं. यानी यार डीम एक्सपोर्ट को सप्लाई करो, डीटी ओके ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर एसईजेड को दे रहा है तो नहीं मिलेगा. प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन ईएसटीपी बीटीपी, उनको भी नहीं मिलेगा. प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर पार्टली और वुली इन वेयर हाउस अंडर सेक्शन 65 ऑफ कस्टम्स, उसको भी नहीं मिलेगा. प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्टेड अवेलिंग बेनिफिट ऑफ वेरियस नोटिफिकेशन, जॉब वर्क एक्सेट्रा, उसको भी नहीं मिलेगा. नीचे आ जाओ टेबल के, एक्सपोर्ट फॉर विच इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ओके आईसी गेट ईडीआई हैज नॉट बीन जनरेटेड और एक्सपोर्ट फ्रॉम नॉन ईडीआई पोर्ट्स. मतलब आईसी गेट ये जैसा जीएसटीएन पोर्टल होता है ओके, वैसा कस्टम्स का पोर्टल होता है आईसी गेट ओके. तो ये इस पे आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जनरेट नहीं किए होगे तो आपको नहीं मिलेगा. गुड्स विच हैव बीन टेकन इनटू यूज आफ्टर मैन्युफैक्चर. हाँ भाई, ऐसे कोई गुड्स जो मैन्युफैक्चर के बाद लिए गए, यानी रोड टेप उसके लिए मिलेगी जो आपने खुद ने मैन्युफैक्चर किया और एक्सपोर्ट. ओके कोई गुड्स लिया आपने, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लिए और एक्सपोर्ट किया. हाँ मैन्युफैक्चर होने के बाद एसेसरीज है, स्पेयर्स है, तो उसके लिए नहीं मिलेगा. प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टेड इन डिस्चार्ज ऑफ ईओ अगेंस्ट ए डीएफआई स्पेशल ए इशूड अंडर ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम. मतलब कोई गुड्स प्रोडक्ट आपने ऑलरेडी ए के अंडर है, डीएफआई में है ओके, ए के अंडर है, डीएफआई में है, तो फिर उसको आप रोड टेप नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी स्कीम में है. प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टेड बाय यूनिट लाइसेंस एज 100% ईओयू इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ एफटीपी या ओके, और एनी यूनिट्स ऑफ एफटीजेड, ईपीजेड, एसईजेड, ईओयू को, एसईजेड को, एफटीजेड को नहीं मिलेगा. इंक्लूजन ऑफ एक्सपोर्ट मेड अंडर दिस कैटेगरीज इन रोड टेप स्कीम विल बी डिसाइडेड लेटर. हाँ अब इसमें कौन कौन से गुड्स लेना चाहिए, एक्चुअली ये लिस्ट तो यहीं खत्म हो जाती है. हाँ नेक्स्ट कौन कौन से गुड्स लेना चाहिए, तो इसकी लिस्ट गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप डिसाइड करेगी. पर ये गुड्स के केस में जो है रोड टेप जो है मिलेगा नहीं. इस भाई लर्न कर लेना, जितना याद रहे उतना लिख देना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो. इस तरह से हमने कंप्लीट किया क्या बेटा, रोड टेप. ठीक है. हाँ बेटा, अभी हमने देखा जस्ट अभी रिसेंटली डिस्कशन किया कि इनएलिजिबल सप्लाईज और आइटम्स कैटेगराइज अंडर रोड टेप. मतलब कौन कौन से आइटम को रोड टेप ये स्कीम नहीं मिलती है.
इसमें एक अमेंडमेंट जो हुई बाय नोटिफिकेशन 23 में, वो अमेंडमेंट आपके बुक में होगी, और अगर आपके बुक में नहीं है तो उतनी अमेंडमेंट आप कर लो। ओके, ये वाला जो आइटम है यहाँ पे, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय ईएचटीपी एंड बीटीपी, पहले इसको रिस्ट्रिक्शन था लेकिन अब इसको अलाउ कर दिया है। यानी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क, ईएचटीपी मतलब इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, और बीटीपी मतलब बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क, अगर ये कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो इनको भी रोड टेप स्कीम अब अलाउ कर दी है। और नीचे के जो 3 आइटम्स है, ये 3 आइटम अब इन्होंने इस लिस्ट में से डिलीट कर दिए हैं। एक ओके, यहाँ पे नीचे आप ये 1, 2 एंड 3, मतलब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और एक्सपोर्टेड इन डिस्चार्ज ऑफ ईओ अगेंस्ट AADFI स्पेशल ए इशूड अंडर द ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम, इनको भी रोड टेप अलाउ कर दिया है। इसका मतलब यहाँ से स्क्रैच कर दो, इन एलिजिबिलिटी में से स्क्रैच कर दो, मतलब इनको रोड टेप अलाउ कर दिया है। सेकंड, जो 100% EOU है, FTZ है, या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, EPZ है, या SEZ है, इनको भी अलाउ कर दिया है। ओके, एंड लास्ट, इंक्लूजन ऑफ एक्सपोर्ट मेड अंडर दिस कैटेगरीज इन रोड टेप स्कीम विल बी डिसाइडेड लेटर। ओके, तो क्या क्या इंक्लूड होगा, तो यहाँ पे ये भी लाइन उन्होंने स्क्रैच कर दी है। इन सिंपल वर्ड मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो 3 आइटम है नीचे के, स्पेशली 2 आइटम, लास्ट वाली लाइन तो कोई काम की नहीं है। ओके, तो स्पेशली जो 2 आइटम्स है, ये 2 आइटम्स इन्होंने अभी डिलीट कर दिए। तो थोड़ा ध्यान रख के जाना, MCQ पे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इसको हमें FTZ हुआ या एडवांस ऑथराइजेशन DFI स्कीम में है तो इनको रोड टेप मिल सकता है क्या? रोड टेप मिल सकता है। और ऊपर ओके, EHTP और BTP को भी रोड टेप अलाउ कर दिया है। तो ये एक छोटी सी अमेंडमेंट हुई थी। ओके, चलो, तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू अमेंडमेंट। बाकी तो सेम है, बाकी कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। चलिए। तो दोस्तों अभी जो है आपको यहाँ पे ये EPCG स्कीम एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्कीम है, हमें देखना है। यहाँ अभी एक डायग्राम से मैं पूरी स्कीम एक्सप्लेन, जो डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेके आपको ड्रॉ करना है आज सेशन से ही, आज क्या सेशन होता है, सो दैट EPCG स्कीम जो इंपॉर्टेंट स्कीम है एग्जाम के ऊपर भी आपकी टिप आ जाएगी। जैसे आपने एडवांस ऑथोराइजेशन की ड्रॉ किया, वैसे आपको ड्रॉ करना है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी समरी भी आपको मिल जाएगी। ओके, सो सबसे पहले तो हम पूरा डिस्कशन करते हैं और समरी में तो मैं पूरा डायग्राम में दूंगा। चलिए, तो अब यहाँ पे दोस्तों जहाँ तक देखा रहा है, तो ये डायग्राम के बेस पर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, घर पे ये पूरा ड्रॉ करना है, सो दैट आपकी ग्रिप आ जाएगी, फिर थ्योरी पढ़ना आपके लिए आसान होगा। ओके, EPCG एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम मैं आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ये स्कीम क्या है, जैसे एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, सुनिए ध्यान से, जैसे एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम या फिर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन में DFI स्कीम में हमको क्या, तो इनपुट्स लाने दिया है, ध्यान से सुनना, इनपुट्स लाने दिया है विदाउट ड्यूटी। ओके, एडवांस ऑथराइजेशन में बहुत सारे ड्यूटीज का बेनिफिट मिल जाता है। DFI में जो है यहाँ पे हमें जो बेनिफिट मिलता है, कुछ गुड्स का BCD का बेनिफिट मिल जाता है इनपुट्स पे, और स्पेस लाने दिया है विदाउट ड्यूटी। रोड टेप ये स्कीम जो है वो यहाँ पे अगर कोई तुम्हें इंडियन टैक्सेस लगे होंगे जिसके रिफंड एग्जम्पशन नहीं मिले होंगे, तो वो सिचुएशन में जहाँ तक देखा रोड टेप स्कीम है आपको बेनिफिट दिया गया है कि भाई चलो इंडियन टैक्सेस के लिए आपको कुछ परसेंटेज ऑफ FOP हम आपको स्क्रिप्ट दे देंगे या क्रेडिट दे देंगे जो आप BCD के अगेंस्ट में। EPCG स्कीम में क्या है, देखिए दोस्तों, EPCG स्कीम में यहाँ पे आपको कैपिटल गुड्स लाने दे रहे हैं। अब बात इनपुट्स की नहीं है, आपको कैपिटल गुड्स लाने दे रहे हैं विदाउट ड्यूटी। हाँ, कौन कौन सी ड्यूटी से बेनिफिट मिलेगा हम देखेंगे। मतलब आप कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर सकते हो या डोमेस्टिक मार्केट से आप कैपिटल गुड्स ले सकते हो विदाउट टैक्सेस। तो ये स्पेशल स्कीम जो बनाई गई है वो कैपिटल गुड्स के लिए बनाई गई। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ओके, तो स्टीम का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, और एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी मशीनरीज, कैपिटल गुड्स लगते हैं। ओके, किस टाइप के कैपिटल गुड्स है हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो कैपिटल गुड्स आप ला सकते हो विदाउट पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। ओके, नो डाउट, जिसके लिए आपको गवर्नमेंट को कन्विंस करना पड़ेगा कि मैं एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन लूंगा, या डोमेस्टिक मार्केट से भी आप कैपिटल गुड्स टैक्सेस। भाई जैसे मैंने आपको कहा एक्सपोर्टर तो गवर्नमेंट के लाडले, इमेजिन करो कि मैं यहाँ पे आ रहे हो, रीजनल अथॉरिटी हूँ, ओके, और मेरे सामने एक एक्सपोर्टर बैठा हुआ है,
मैंने कहा क्या भाई कैसे आना हुआ? तो एक्सपोर्टर ने कहा कि सर मैं ना फ्यूचर में बहुत एक्सपोर्ट करने वाला हूँ। भाई साहब ओके प्रेजेंट में बोल क्या करना है? ओके फ्यूचर में क्या करेगा सब ठीक है। ओके तो करना क्या है? सर मुझे ना कुछ मशीनरी लानी है जो लैक्स और करोड़्स में है, और वो जो मशीनरी लानी है जो लैक्स और करोड़्स में है। ओके पर मैं वो मशीनरी एक्सपोर्ट के लिए यूज़ करूंगा, या डोमेस्टिक मार्केट से कुछ मशीनरी लेना है जो एक्सपोर्ट के लिए यूज़ करूँ। ओके और जिसके एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस मैं लेता हूँ सर, आपको बॉन्ड बॉन्ड साइन करके देता हूँ, स्पेशल ऑब्लिगेशंस लेता हूँ एक्सपोर्ट्स के। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट कहती है कि चल भाई तू मेरा लाडला है, फ्यूचर में एक्सपोर्ट करेगा ना? हाँ सर बिल्कुल करूंगा, चल लेके आ जा कैपिटल गुड्स। तो वो कैपिटल गुड्स जो है ओके एक स्कीम है एपीसीजी स्कीम, अगर आप एपीसीजी स्कीम की सारी कंडीशन फुलफिल करते हो तो वो कैपिटल गुड्स आपको अलाउ हो जाता है। चलिए अब पहला क्वेश्चन ये है कि सर ये एपीसीजी स्कीम मिलती किसको है? ओके तो अगर हम बात करें तो एपीसीजी स्कीम मैन्युफैक्चरर को मिलती है या उसके सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर को भी मिलती है? सर नहीं समझा। मतलब मैन्युफैक्चरर खुद कैपिटल गुड्स ला सकता है, या उसके जो एंसिलरी मैन्युफैक्चरर है, समझ लो बजाज इंडस्ट्री एक बड़ी कंपनी है, खुद को मशीनरी लाना है तो भी वो ईपीसीजी स्कीम में ला सकता है, या फिर उसके सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर कोई पिस्टन बना के दे रहा है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना के दे रहा है, कंपोनेंट बना के दे रहा है, तो जो उसके कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर है ओके वो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को कोई मशीनरी चाहिए, सुनना, वो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को कोई मशीनरी चाहिए तो वो कंपोनेंट वो उसके लिए भी बुलवा सकता है। इसके बहुत वाइडर स्कोप में आप लाना चाहते हो या आपके सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर लाना चाहते हैं, हम दोनों को कैपिटल गुड्स लाने देंगे विदाउट ड्यूटी। ओके नाउ नेक्स्ट, मर्चेंट एक्सपोर्टर टाइज अप विद मैन्युफैक्चरर। नो डाउट ये कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए होना चाहिए, इसलिए कोई मर्चेंट एक्सपोर्टर जिसका टाइप ऑलरेडी है मैन्युफैक्चरर के लिए, सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर के साथ, वो भी अपने सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर के लिए कैपिटल गुड्स ला सकता है अगर वो मर्चेंट एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करता है तो। या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्कीम जो है सर्विस प्रोवाइडर को भी है। मतलब कोई सर्विस प्रोवाइडर है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, कंसल्टिंग है, या कोई हाँ इरेक्शन इंस्टॉलेशन वाला है, रिपेयर्स मेंटेनेंस वाला है, ओके वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाला है। ओके तो वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी कैपिटल गुड्स ये स्कीम में ला सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस? अगर आपको डिफरेंस समझ में आया होगा तो, एडवांस ऑथराइजेशन और डीएफआई में ओके सर्विस प्रोवाइडर को कोई बेनिफिट नहीं, इवन रोड टेप में भी सर्विस प्रोवाइडर को कोई बेनिफिट नहीं, पूरे एफटीवी में ओके सर्विस प्रोवाइडर को बस ईपीसीजी स्कीम का ही बेनिफिट है। मतलब सर्विस प्रोवाइडर कैपिटल गुड्स ला सकता है ओके यहाँ पे ईपीसीजी स्कीम में। आगे मैंने क्या कहा, इंक्लूडिंग कॉमन सर्विस प्रोवाइडर। अब ये कॉमन सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? जैसे पुणे में एक पूरी बिल्डिंग ही है जहाँ आईटी इंडस्ट्री है और उनको एक बड़ा सर्वर लेना था। अब 3-4 कंपनीज उस बिल्डिंग में है और उनको कॉमन सर्वर लेना था जो सबके लिए यूज हो, और बड़ी मशीनरी लानी थी, अराउंड 20 करोड़ के आसपास मशीनरी लानी थी सर्वर के हिसाब से। तो अब ओके एक सर्विस प्रोवाइडर नहीं, कॉमनली वो सब जा रहे हैं कि भाई हम ये कॉमन मशीन यूज करेंगे और हमको लाने दो विदाउट ड्यूटी, हम एक्सपोर्ट के लिए यूज करेंगे। तो कॉमन पुल बना के भी सर्विस प्रोवाइडर कैपिटल गुड्स ला सकते हैं। चलिए ओके बहुत अच्छी बात है। ओके इसमें क्या हुआ, इसमें हम कैपिटल गुड्स ला रहे हैं ओके, और यहाँ पे डोमेस्टिक गुड्स भी खरीद रहे हैं। ओके तो वो सब्जेक्ट यहाँ पे डोमेस्टिक गुड्स भी खरीद रहे हैं, पर डोमेस्टिक गुड्स के बारे में आगे बात करूंगा। अब ये जो इससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, सुनो, इससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो फाइनल प्रोडक्ट आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो या डीम एक्सपोर्ट भी कर रहे हो तो भी बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब ओके सर क्या मैं अगर कोई गुड्स बना के ईओयू को दे रहा हूँ, डीम एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ईएसटीपी को दे रहा हूँ, एसईजेड को दे रहा हूँ और उसके लिए मशीनरी ला रहा हूँ, ओके मैं डीम एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और उसके लिए मशीनरी ला रहा हूँ, क्या मुझे एपीसीजी स्कीम में अलाउड है? बिल्कुल आपको एपीसीजी स्कीम में वो अलाउड है। अब दो चीजें, भाई आपको कैपिटल गुड्स को लाने दिया जा रहा है विदाउट ड्यूटी प्रोवाइडेड दैट आप एक्सपोर्ट करोगे। अब आप एक्सपोर्ट करोगे उसकी क्या कंडीशन है इधर देख लेते हैं। ओके एक्सपोर्ट करोगे उसकी क्या कंडीशन है इधर देख लेते हैं, और कैपिटल गुड्स जो लाने वाले हो या डोमेस्टिक मार्केट से लेने वाले हो उसकी क्या कंडीशन। ओके तो दो पार्ट में, यानी स्कीम बहुत 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 ईजी है, सिर्फ इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे। भाई मैं एक्सपोर्ट करूंगा उसके लिए गवर्नमेंट क्या कहती है, और मैं जो गुड्स इंपोर्ट करने वाला हूँ कैपिटल गुड्स उसके लिए गवर्नमेंट क्या कहती है। चलो एक्सपोर्ट से रिलेटेड गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है अच्छा भाई ओके कैपिटल गुड्स लाना चाहते हो, हाँ ओके कैपिटल गुड्स लाना चाहते हो तो ऐसे केस में कुछ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कंप्लीट करने पड़ेंगे, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ना तुझे। ओके तो प्री एक्सपोर्ट ओके यानी अगर आपका आप एक्सपोर्ट करने के पहले ओके यानी ये कैपिटल गुड्स जो आप ला रहे हो ओके ये एक्सपोर्ट करने के पहले आप इंपोर्ट कर रहे हो, जिसको हम कह रहे हैं प्री एक्सपोर्ट। मतलब आप लिख सकते हो कैपिटल गुड्स इंपोर्टेड बिफोर एक्सपोर्ट, उसको कहते हैं प्री एक्सपोर्ट। ओके तो स्पेशल ऑब्लिगेशन क्या है? स्पेशल ऑब्लिगेशन है, देख भाई ये मैं कैपिटल गुड्स लाने दूंगा, तुझे ईओ लेना पड़ेगा। कितना ईओ लेना पड़ेगा? 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटी और टैक्सेस और सेस सेव्ड ऑन कैपिटल गुड्स टू बी फुलफिल इन 6 years रिकन फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन है परमिशन, जिस दिन हमने आपको ईपीसीजी का परमिशन दिया वहां से 6 साल के अंदर, वहां से 6 साल के अंदर तुझे 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटी सेव्ड या टैक्सेस सेव्ड का एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको मैं इस तरह से सिंप्लीफाई करता हूँ कि समझ लो तूने ओके यहाँ पे इंपोर्ट किया, समझ लो तूने कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया,
और उसके ऊपर सारी ड्यूटीज मिला के जो जो भी ड्यूटीज के बेनिफिट्स दिए हैं हम आगे देखेंगे, सारी ड्यूटीज मिला के तेरा 10 करोड़ सेव हो रहा है, प्लस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर के केस में तेरा 2 करोड़ टैक्स से हो रहा है, डोमेस्टिक कैपिटल गुड्स के केस में 2 करोड़ टैक्स से हो रहा है, मतलब 10 करोड़ प्लस 2 करोड़ कितना हुआ तेरा 12 करोड़, 12 करोड़ के टैक्सेस से हुए कैपिटल गुड्स पे। हाँ सर, ओके बस आप ही सरकार हो सर, आपकी दया से हो गया, ओके मेरे 12 करोड़ से हो गया, नहीं नहीं दया हुआ कुछ नहीं भाई, ओके 12 करोड़ से हो गया, छोड़ देते हैं यार 12 करोड़ चल, पर तू 12 करोड़ का इंटू 6 टाइम्स, ओके 72 करोड़ का एक्सपोर्ट करना पड़ेगा तुझे, और ये 72 करोड़ का एक्सपोर्ट ओके तुझे 6 साल के अंदर करना पड़ेगा, ओके 6 साल का टाइम दे रहे हैं हम, और 72 करोड़ का तुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, जितना तूने टैक्स से तो तुझे ईपीसीजी स्कीम ओके यहाँ पे मिल जाएगी, ऑब्लिगेशन ले, अंडरटेकिंग दे कि तू 72 करोड़ का एक्सपोर्ट करेगा। चलो सर कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसे मैं नाम दूंगा स्पेशल ऑब्लिगेशन, कम ऑन, जिसे मैं नाम दूंगा स्पेशल ऑब्लिगेशन, ओके ये लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशन लेना पड़ेगा। अब आगे क्या कहा है, फॉर डोमेस्टिक कैपिटल गुड्स इट 4.5 टाइम्स ऑफ टैक्स। हाँ, अब अगर आप सिर्फ डोमेस्टिक कैपिटल गुड्स की बात करें, और डोमेस्टिक कैपिटल गुड्स अगर तू यूज कर रहा है तो उसका 4.5 टाइम्स का एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन तूने लेना है। कभी कभी क्या होता है, ओके यहाँ पे हाँ एक कैलकुलेशन में चेंज करता हूँ, एक कैलकुलेशन हमने क्या लिया था 10 करोड़ और 2 करोड़, 10 करोड़ इम्पोर्टेड ड्यूटी और 2 करोड़ डोमेस्टिक, तो जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसका 6 टाइम मतलब 60 करोड़, ओके 10 करोड़ हुआ इम्पोर्ट ड्यूटी, एक बार फिर से इम्पोर्ट ड्यूटी पे हमारा कितना सेविंग था 10 करोड़ समझ लो, तो उसका 6 टाइम्स लेना है, मतलब कितना हुआ वो यहाँ पे 60, और डोमेस्टिक पर जितना सेव हुआ उसका 4.5 टाइम्स लेना है, उसका 6 नहीं लेना है, ओके मेरे से गलती, कैलकुलेशन में गलती होगी, ओके डोमेस्टिक गुड्स का जिसका 4.5 टाइम्स लेना है ना 75%, तो आपका 2 करोड़ अगर डोमेस्टिक टैक्स से होता है तो 4.5 टाइम्स यानी हम देखेंगे इसको 9 करोड़, तो 9 करोड़ यानी आपको 69 करोड़ का ईओ आएगा, 72 करोड़ का नहीं आएगा, 69 करोड़ का ईओ आएगा। और अगर आप सिर्फ डोमेस्टिक कैपिटल गुड्स यूज कर रहे हो तो 4.5 टाइम्स ऑफ दैट डोमेस्टिक कैपिटल गुड्स जो आपने टैक्स सेव किया, ओके वो आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पे लेना पड़ेगा। चलिए सेकंड, यू आर इम्पोज ईपीसीजी स्कीम, अब देखो 2 ईओस, अब क्या कहा मैंने, 2 ईओस एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आर इम्पोज ऑन ईपीसीजी, ओके 2 एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, एक तो एवरेज ईओ और दूसरा स्पेसिफिक ईओ। अब एवरेज ईओ और स्पेसिफिक ईओ मतलब क्या, यहाँ पे स्पेसिफिक ईओ मतलब आप लिख देना यहाँ पे 6, मतलब वो जब डायग्राम ड्रॉ करोगे 6 टाइम्स और 4.5 टाइम्स, 4.5 टाइम्स, ये आपको इन एडिशन टू दैट मेंटेन करना पड़ेगा। सर ये क्या है एवरेज ईओ एंड स्पेसिफिक, चलो मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल, अज्यूम ड्यूटी पेड ऑन इम्पोर्टेड कैपिटल गुड्स 8.8 सीआर एंड डोमेस्टिक कैपिटल गुड्स 3 सीआर, मतलब ड्यूटी सेव्ड ओके, ड्यूटी सेव्ड ऑन इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स 8 करोड़ और डोमेस्टिक कैपिटल गुड्स 3 करोड़। अब देखो आपको 2 ईओ मेंटेन करना है, अब इसमें 2 ईओ कौन कौन से मेंटेन करना है, एक एवरेज ईओ मेंटेन करना है, एवरेज ईओ मतलब क्या, प्री प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो आपका एवरेज एक्सपोर्ट आता है, समझ लो जिस दिन मुझे ऑथराइजेशन मिला, ओके ऑथराइजेशन मिला उसके प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, ओके तो समझ लो ईयर 1 ईयर 2 और ईयर 3, मेरा एक्सपोर्ट हुआ ईयर 1 में 10, ईयर 2 में 15, ईयर 3 में 20, तो मेरा पिछले 3 साल का एवरेज ईओ आया 15 करोड़। अब गवर्नमेंट देखो क्या कहती है, जो तुम्हारा पिछले 3 साल का एवरेज ईओ आया वो तो आपको जब आपको ऑथराइजेशन मिला वो आपको अगले 6 साल मेंटेन करना ही है, मतलब आपको अगले 6 साल ये मिनिमम 15 सीआर तो मेंटेन करना ही है, मिनिमम सीआर तो 15 मेंटेन करना है। और ये जो आप ऑब्लिगेशन ले रहे हो वो इन एडिशन टू, बोलो मेरे साथ मुंह घुमा के, इन एडिशन टू एवरेज ईओ जो आपको मेंटेन करना है, इन एडिशन टू एवरेज ईओ आपको वो 6 टाइम्स या 4.5 टाइम्स करना है। मतलब क्या, मतलब इंपोर्टेड गुड्स पे ड्यूटी जो आपने सेव की, कितना सेव किया इंपोर्टेड गुड्स पे, हमारे एग्जांपल के हिसाब से 8 करोड़, 8 करोड़ इंटू 6 यानी 48 करोड़ का आपको एक्स्ट्रा 6 साल में एक्सपोर्ट करना है। और डोमेस्टिक गुड्स पे जितना सेव किया उसका 4.5 मतलब 13.5 मतलब 3 सीआर इंटू 4.5 मतलब 13.5 का आपको यहाँ पे ऑब्लिगेशन लेना है, यानी टोटल आपको यहाँ पे 51.5 का ऑब्लिगेशन 6 साल के अंदर कंप्लीट करना है। ओके ध्यान सुनना, आपको 2 ईओ मेंटेन करना है, ईओ मतलब एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन एक, ओके जो आपका एवरेज ईओ आ रहा है पिछले 3 साल का वो अगले 6 साल में उतना तो मेंटेन करना ही है भाई। ये बेनिफिट हम आपको देंगे जब आप एडिशनल एक्सपोर्ट करोगे और वो एडिशनल 6 टाइम्स या 4.5 रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इंसेंटिव्स फॉर अर्ली फुलफिलमेंट ऑफ ईओ।
ओके अब कोई एक्सपोर्टर कह रहा है, ओके जो सामने बैठा है, सर मैं जल्दी कंप्लीट कर दूंगा, आपको 6 साल तो बहुत हो गए सर, 2-3 साल में खत्म रप्पू चक्कू कर दूंगा। अच्छा तो यहाँ पे जल्दी कर देगा, हाँ, तो फिर तुझे हम एक इंसेंटिव देंगे, और वो इंसेंटिव क्या, अगर स्पेशल ईओ 75% and average EO 100% is fulfilled in half or less period, then remaining EO 25% shall be condoned and authorization ready। मतलब क्या, मतलब ये कहना चाहते हैं वो कि अगर तुम एवरेज ईओ को मेंटेन करते हो, यानी 15 करोड़ 15 करोड़ 15 करोड़, और जो स्पेशल ईओ है कितना है, स्पेशल ईओ आपका 51.5 सीआर, 51.5 सीआर, ये अगर आप 3 साल या उससे कम में ही कंप्लीट कर देते हो, तो फिर आपको जो स्पेशल ईओ है, ओके, वो 75% ही कम करना पड़ेगा। मतलब 51.5 का 75% जो भी आता है उतना भी कर लिया तो हो जाएगा, रिमेनिंग 25% छोड़ दिया जाएगा। अगर आप 3 साल या उसके पहले, ओके, ये एवरेज ईओ को मेंटेन करते हुए, मतलब 15-15-15, और ये जो एडिशनल ईओ है, एडिशनल स्पेशल ईओ है, ओके, जो भी आपका आया होगा 51.5, 48 + 13 मैंने 51.5, ओके, ये जो है अगर आपने 3 साल के अंदर 75% अचीव कर लिया, उससे ज्यादा अचीव कर लिया, तो रिमेनिंग 25% आपका छोड़ दिया जाएगा, वो नहीं भी किया तो भी चलेगा। चलो भाई ये अच्छी बात है। ओके तो देखिए, ओके, हाँ आगे क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ईओ। जब आप ईओ निकालोगे तो कंबाइन ईओ टू बी कंसीडर फॉर मैन्युफैक्चर एंड सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर और सर्विस प्रोवाइड। मतलब क्या, अगर आप खुद एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपके सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर का गुड्स भी एक्सपोर्ट हो रहा है, प्लस आप सर्विस प्रोवाइडर हो, तो आप कंबाइन कर सकते हो, यानी ये ईओ फुलफिलमेंट एवरेज और स्पेशल ईओ में आप अपना सपोर्टिंग का और सर्विस अगर कोई दे रहे होगे तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। सेकेंड, फिजिकल एज वेल एज डीम एक्सपोर्ट होगा तो डीम एक्सपोर्ट भी इसमें कंसिडर कर लिया जाएगा। भाई साहब ये हमने ईओ देखा, तो गवर्नमेंट कहती है कैपिटल गुड्स लाओ, मशीनरी करोड्स की लाओ, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन लो, एवरेज को मेंटेन हुए करते हुए ये एडिशनल स्पेशल ईओ लो, और ये एडिशनल स्पेशल ईओ में इंसेंटिव ये है कि आप आधे टाइम में अगर कंप्लीट कर देते हो बॉस, तो 25% तो हम छोड़ देंगे, बस 75% अचीव करो। चलो ये तो हमने देखा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। अब आते हैं कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स की अगर बात करें तो इस पे भी गवर्नमेंट ने क्या क्या बेनिफिट्स दिए और क्या कंडीशंस रखी है वो देख लेते हैं, क्योंकि आप कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर सकते हो या डोमेस्टिक मार्केट से आप ले सकते हो। ठीक है, सबसे पहले, ओके, व्हाट इज दिस स्कीम, ओके, इट परमिट एक्सपोर्टर टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स और टू प्रोक्योर इंडिजिनियस कैपिटल गुड्स। मतलब दोनों अलाउड है, आप इंपोर्ट भी कर सकते हो या डोमेस्टिक मार्केट से भी ले सकते हो, और प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन या पोस्ट प्रोडक्शन। पर ये कैपिटल गुड्स आप प्रोडक्शन के लिए ले रहे हो, मे बी प्री प्रोडक्शन ले रहे हो, या प्रोडक्शन के टाइम ले रहे हो, या प्रोडक्शन के स्टार्ट होने के बाद ले रहे हो, विदाउट ड्यूटी एंड टैक्सेस, विदाउट ड्यूटी एंड टैक्सेस। कौन कौन सी ड्यूटी से आपको बेनिफिट मिलेगा, बीसीडी, एसीडी 31, 33, 35, SWS एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड सेफगार्ड ड्यूटी, IGST, SCD 37 and GST 39 has been exempted. Be careful. ओके, ये कैपिटल गुड्स पे ACD 37 या ACD 39 एग्जम्प्ट रहेगी। बाकी जो ड्यूटीज है, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटीज, SWS और ACD 31, 33, 35, ये जो ड्यूटीज है, ये ड्यूटीज यहाँ पे आपको यहाँ बेनिफिट मिल जाएगा। IGST एग्जम्प्ट रहेगा, और इंडिजीनियस कैपिटल गुड्स होगा, और वो उस पर अगर एक्साइज लगता होगा या वैट लगता होगा या फिर जीएसटी लग रहा होगा तो बेनिफिट मिलेगा। पर जीएसटी का अगर आपको लिखना है तो रूल 89(4) में, 89(4) के तहत आपको बेनिफिट मिलेगा जीएसटी का। 89(4) में 4A में, 4A डीम एक्सपोर्ट, अगर आपको याद होगा 89(4)A, आई रिपीट 89(4)A, अगर आपको याद होगा, नहीं तो देख लेना। ओके, डीम एक्सपोर्ट अगर आप एडवांस ऑथराइजेशन, ईपीसीजी वगैरह इनको प्रोवाइड करते हो तो डीम एक्सपोर्ट माना जाएगा, तो जीएसटी का बेनिफिट आपको मिलेगा। उसके बाद में एलिजिबल कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स इन सीकेडी और एसकेडी फॉर्म। सीकेडी और एसकेडी फॉर्म यानी क्या, ओके, लिखना हो तो यहाँ पे सीकेडी मतलब कंप्लीट नॉकडाउन कंडीशन, मैं आपको लिखवा के दूंगा, और एसकेडी मतलब सेमी नॉकडाउन कंडीशन, मतलब अनअसेंबल, डिसअसेंबल, यानी आप मशीनरी अनअसेंबल फॉर्म में ला सकते हो, डिसअसेंबल फॉर्म में ला सकते हो। कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर, ओके, वो विच आर द पार्ट ऑफ कैपिटल गुड्स आप ला सकते हो। स्पेयर, मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, फिक्सर्स भी ला सकते हो, कैटलिस्ट भी ला सकते हो, और यहाँ पे कोई कैपिटल गुड्स अंडर प्रोजेक्ट इंपोर्ट वो भी ला सकते हो। वैलिडिटी ऑफ ऑथराइजेशन, ओके, ये 24 मंथ्स वैलिड रहेगा। एक्चुअल यूजर कंडीशन है भाई, आपको यूज करना पड़ेगा, ओके, सब्जेक्ट टू एक्चुअल यूजर कंडीशन एंड ट्रांसफरेबिलिटी। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कंप्लीट होने के बाद आप कैपिटल गुड्स किसी और को भी सेल कर सकते हो, पर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन होने के बाद। और ये स्कीम में सियोन वगैरह नहीं होता है, सियोन इनपुट्स का होता है, कैपिटल गुड्स का नहीं, इसलिए कैपिटल गुड्स हमने लाया और सियोन जो है, ओके। अब मैंने लिखा डोमेस्टिक कैपिटल गुड्स सब्जेक्ट टू जीएसटी, मतलब जो जीएसटी है तो वो डीम एक्सपोर्ट में बेनिफिट ले सकता है। इस तरह से हमने ये कंप्लीट की यहाँ पे स्कीम। अब आपको क्या करना है, पहले फुल स्क्रीनशॉट लेना है जिससे आपको स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, फिर मैं बीच वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, टोटल 4 स्क्रीनशॉट आपको लेना है।
ओके, और अभी जैसे ही ये सेशन खत्म होता है, बिना टाइम वेस्ट किए ये ड्रॉ कर लेना है एक पेज पे, सो दैट आपकी ग्रिप आ जाएगी। और इसके बाद मैं जब ईपीसीजी स्कीम पढ़ूंगा, तो वो केस में आपको जो है, अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं तो नीचे स्पेस रखना, वो भी लिख लेना। मतलब एक ही पेज में आपका पूरा ईपीसीजी विद कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। इस बार आपके एग्जाम में ईपीसीजी स्कीम पे आने पे पूरे पूरे चांसेस है। चलिए कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, अब वो बीच वाला पोर्शन जो है, उसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। ओके, चलिए आ जाते हैं ईपीसीजी स्कीम पे। ऑब्जेक्टिव ऑफ ईपीसीजी स्कीम टू फैसिलिटेट, अंडरलाइन, टू फैसिलिटेट इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसिंग क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एंड एनहांस इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव। कैपिटल गुड्स लाने दिया जा रहा है बिना टैक्स का, जिसकी वजह से हम इफेक्टिव प्राइस में गुड्स बना पाएंगे और कॉम्पिटिटिव फॉरेन कॉम्पिटिशन से लड़ पाएंगे। दिस स्कीम परमिट एक्सपोर्टर टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स फॉर प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के पहले लगने वाला कैपिटल, प्रोडक्शन के लिए लगने वाला, या पोस्ट प्रोडक्शन के बाद लगने वाला। जीरो कस्टम ड्यूटी इसके ऊपर रहेगी। और प्रोक्योर देम इंडिजिनियसली विदाउट पेइंग ऑफ ड्यूटी, या डोमेस्टिक मार्केट से विदाउट पेइंग ऑफ टैक्सेस। नेक्स्ट, एलिजिबल एक्सपोर्टर, मैन्युफैक्चरर जिसका टाइप के साथ सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर के, मर्चेंट एक्सपोर्टर और सर्विस प्रोवाइडर, ये इंपॉर्टेंट, सर्विस प्रोवाइडर भी ले सकता है, विद कॉमन पूल भी ले सकता है। ओके, यहाँ पे ये नेक्स्ट, एलिजिबल कैपिटल गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स इन सीकेडी या एसकेडी, लिख दो कंप्लीट या सेमी, नॉकडाउन कंडीशन, नॉकडाउन ब्रैकेट में अनअसेंबल और डिसअसेंबल, अनअसेंबल और डिसअसेंबल। नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर विच आर अ पार्ट ऑफ कैपिटल गुड्स बीइंग इंपोर्टेड, ये भी हमने देखा, स्पेयर मोल्ड डाइज वगैरह, एंड कैटलिस्ट ऑफ इनिशियल चार्ज प्लस सब्सिक्वेंट चार्ज। ओके, तो ये भी हमने देखा कौन से गुड्स आप ला सकते हो। अप्लीकेबिलिटी ऑफ आईजीएसटी एंड कंपेंसेशन, इंपोर्टेड गुड्स अगर ईपीसीजी स्कीम में आ रहा है और फिजिकल एक्सपोर्ट एग्जाम फ्रॉम आईजीएसटी एंड कंपेंसेशन। If IGST and compensation is paid in cash on import under EPCG, the incidence would not be taken in of net duty से। ओके ठीक है, अगर आपने पे कर दिया होगा तो आपके नेट ड्यूटी सीओ में नहीं रहेगा। अब नेट ड्यूटी सीओ में नहीं रहेगा मतलब ईओ के कैलकुलेशन, जैसे आपका आईजीएसटी जो है वो 1 करोड़ का है, 1 करोड़ का है, और जब आपका ईओ डिसाइड हो रहा है तो ईओ 6 टाइम्स डिसाइड हो रहा है, 6 टाइम्स कैलकुलेट करते वक्त ये 1 करोड़ नहीं लिया जाएगा, प्रोवाइडेड दैट आपने आईटीसी ना लिया हो। अगर आपने आईटीसी नहीं लिया है और ड्यूटी पे कर दिया है, आईटीसी नहीं लिया है और ड्यूटी पे किया है, तो वो सिचुएशन में आपके एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन करते वक्त, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन वक्त जो है, ओके 6 टाइम्स के इसमें आपका 1 CR नहीं लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपका बीसीडी है, बेसिक कस्टम ड्यूटी है 5 करोड़ जो सेव हो रहा है। ओके, और आईजीएसटी है, आईजीएसटी अगर आपने 1 करोड़ दिया होगा, वैसे तो एग्जाम्प्ट है पर अगर आपने दिया होगा, और नो आईटीसी, इसका आईटीसी भी आपने नहीं लिया होगा, आपका ईओ जो कैलकुलेट होगा वो 6 टाइम्स ऑफ 5 CR होगा, में ये कंसीडर नहीं होगा। ओके, तो वो यहाँ पे लिया जाएगा। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट,
रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट शैल बी परमिटेड ओनली आफ्टर रिक्विजिट अप्रूवल ऑफ ईपीसी। अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड आइटम होगा तो वो ला सकते हैं ईपीसीजी, लेकिन उसके लिए अप्रूवल चाहिए। इफ गुड्स प्रपोज टू बी एक्सपोर्टेड अंडर ईपीसी स्कीम आर रिस्ट्रिक्टेड फॉर एक्सपोर्ट, अगर रिस्ट्रिक्टेड एक्सपोर्ट होगा उसका भी ऑथराइजेशन आप ले सकते हो और उसका रिक्विजिट आपको होना जरूरी है। नेक्स्ट, एक्चुअल यूजर कंडीशन, आपको ही कैपिटल यूज करना पड़ेगा टिल एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इज कंप्लीटेड। हाँ, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के बाद आप वो किसी को डिस्पोज कर सकते हो, आपको उसका एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जिसका नाम है एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ओके, ईओ खत्म होने के बाद ये कैपिटल गुड्स किसी और को भी आप बेच सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद में वैलिडिटी, ऑथराइजेशन शैल बी वैलिड फॉर इंपोर्ट 24 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ऑथराइजेशन। रीवैलिडेशन ऑफ ईपीसीजी ऑथराइजेशन शैल नॉट बी परमिटेड। 24 मंथ्स जिस दिन मिला वहां से कैपिटल गुड्स को लाना है। इंडिजिनियस सोर्सिंग ऑफ कैपिटल गुड्स एंड बेनिफिट टू डोमेस्टिक सप्लाई, ईपीसीजी ऑथराइजेशन होल्डर में प्रोक्योर कैपिटल गुड्स फ्रॉम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर थ्रू इनवैलिडेशन लेटर और एडवांस रिलीज ऑर्डर, टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा। सच डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर शैल बी एलिजिबल टू डीम एक्सपोर्ट बेनिफिट अंडर, अगर जीएसटी होगा तो रूल 89 4A में डीम एक्सपोर्ट में मिल जाएगा। सच डोमेस्टिक सोर्सिंग शैल आल्सो बी परमिटेड फ्रॉम ईओयू, ये ईओयू से भी खरीद सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो है ओके मतलब मींस ऑब्लिगेशन टू एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट कवर्ड बाय ऑथराइजेशन फॉर क्वांटिटी और वैल्यू और बोथ प्रिस्क्राइब बाय रीजनल अथॉरिटी। ये एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आपका 6 टाइम्स रहेगा। ओके, और वो 6 ईयर्स में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना। इंपोर्ट और प्रोक्यूरमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन एंड ईओ कंसिस्ट ऑफ एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन एंड स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। एवरेज कैसे निकाला जाएगा, बोलो कैसे निकाला जाएगा? प्रीसीडिंग 3 लाइसेंसिंग ईयर जो रहेगा, ओके, प्रीसीडिंग 3 लाइसेंसिंग ईयर फॉर द सेम और सिमिलर प्रोडक्ट का एक एवरेज निकाला जाएगा। इट हैज टू बी अचीव्ड विद इन ओवरऑल ईओ पीरियड। ओवरऑल ईओ पीरियड मतलब 6 ईयर्स, ये आपको आगे 6 साल में ये अचीव करना पड़ेगा। इट शैल बी फुलफिल्ड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर टिल ईओ इज कंप्लीट। एक्सपोर्ट और सप्लाईज मेड ओवर एंड अबव ईओ, ईओ मतलब एवरेज ईओ, एवरेज ईओ will only be considered for fulfillment of EO। EO मतलब स्पेसिफिक, स्पेसिफिक EO जो कंसिडर होगा वो एवरेज EO के बाद कंसिडर होगा। स्पेसिफिक EO इट इज इक्विवेलेंट टू 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटी सेव्ड ऑन कैपिटल गुड्स इंपोर्टेड अंडर EPCG स्कीम टू बी फुलफिल्ड 6 years reckoned from the authorization of issue date, and specific EO is over and above the क्या average। Then conditions applicable for fulfillment of export obligation, EO shall be fulfilled by authorization holder through export of goods that are manufactured by him, is supporting manufacturer, service rendered by him for EPCG authorization। खुद का एक्सपोर्ट, सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर का एक्सपोर्ट, और अगर कोई सर्विस दिया होगा तो वो भी कंसिडर। EPCG ऑथराइजेशन होल्डर में एक्सपोर्ट आइदर डायरेक्टली और थ्रू थर्ड पार्टी भी एक्सपोर्ट कर सकता है या किसी मर्चेंट एक्सपोर्टर के थ्रू भी एक्सपोर्ट कर सकता है। अगर वो खुद एक्सपोर्ट कर रहा है या मर्चेंट एक्सपोर्टर के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो भी अलाउड है। In case of indigenous sourcing of capital goods, yes, specific EO shall be 25% less than EO mentioned above, that is 4.5 times। हमने ये देखा, अगर कैपिटल गुड्स इंपोर्ट होता है तो 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटी सेव्ड, और डोमेस्टिक मार्केट से लेते हो तो 4.5 टाइम्स ऑफ ड्यूटी सेव्ड, ओके, ऑफ ड्यूटी सेव्ड ऑन सच प्रोक्योर्ड, whereas there is no charge in average EO imposed if any, whereas there shall be no charge in average EO imposed if any। मतलब उसके ऊपर कोई दूसरा यहाँ पे चार्ज नहीं होना चाहिए। एक्सपोर्ट अंडर AADFI ड्यूटी ड्रॉबैक, ओके, ROSCTL या रोड टेप स्कीम वुड आल्सो बी एलिजिबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ योर, वेरी गुड। मतलब अगर आप एडवांस ऑथराइजेशन में हो, DFI में हो, ड्यूटी ड्रॉबैक में हो, तो वो भी एक्सपोर्ट इसके लिए कंसिडर होगा। क्यों? क्योंकि वो तो एडवांस ऑथराइजेशन इनपुट के लिए मिला, ये तो हम कैपिटल गुड्स भी ला रहे हैं। तो अगर आपने ये स्कीम के तहत कोई एक्सपोर्ट किया होगा, ओके, तो वो भी एक्सपोर्ट इस कैलकुलेशन के लिए कंसिडर होगा। एक्सपोर्ट मेड फ्रॉम DTA यूनिट शैल आल्सो बी काउंटेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ EO और EO, ओके। उसके बाद में EO कैन आल्सो बी फुलफिल्ड बाय सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट items to DTA provided realization in convertible foreign exchange, and both physical exports deemed export shall also be counted toward the fulfillment of export obligation। तो ये एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में, ये अच्छे से पढ़ के जाना, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में सारा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन क्या जाएगा। डन। नेक्स्ट, calculation of export obligation, the direct import EO shall be reckoned with reference to actual duty taxes is saved amount, okay, इसमें और डोमेस्टिक सोर्सिंग EO shall be reckoned with reference to notional custom duties taxes for FOR value, okay। अब इसका EO कैलकुलेशन एक अलग तरीका है, ओके, तभी ब्रॉड सेंस में अगर आपने इंपोर्ट किया होगा कैपिटल गुड्स तो जो एक्चुअल ड्यूटी सेव हुई उस बेसिस पे, और डोमेस्टिक सोर्सिंग किया होगा तो नोशनल कस्टम, मतलब यही गुड्स अगर इंपोर्ट होता, आई रिपीट, यही गुड्स अगर इंपोर्ट होता तो जितना कस्टम ड्यूटी लगता उसके बेस पर, ओके,
आपका नोशनल टैक्स सेविंग निकाला जाएगा। समझना थोड़ा मुश्किल होगा पर अब थियोरटिकल समझ लो इसको। उसके बाद में नेक्स्ट इंसेंटिव, अगर आपने यहाँ पे आधे पीरियड में अचीव कर लिया एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन तो 75% आपने अचीव कर लिया आधे पीरियड में, तो 25% आपका कंडोम कर दिया जाएगा। ओके, मतलब वो छोड़ दिया जाएगा 25%। इस तरह से हमने बहुत ही सिंपल वे में कंप्लीट किया हमारा ईपीसी स्कीम। डन 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 डन। चलिए, अब ये थ्योरेटिकल डिस्कशन है, कुछ इंपॉर्टेंट रहा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज आपको भी रीड करके छोड़, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे जो एग्जाम में पूछे गए तो मेन हमारा एडवांस ऑथराइजेशन पीएफआई है और ईपीसीजी हो चुका है। चलो, ईओयू, ईएसटीपी, एसटीपी एंड बीटीपी। ईओयू स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट स्कीम, ईएसटीपी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, एसटीपी स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, बीटीपी स्टैंड फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल। तो क्या ये जो स्पेशल लाइसेंस मिलते हैं ईओयू के, ईएसटीपी, बीटीपी के, अगर ये आपकी यूनिट को लाइसेंस मिलता है, आप बहुत सारे इंसेंटिव्स गवर्नमेंट से ले सकते हो, बेनिफिट्स ले सकते हो, टैक्स बेनिफिट। और स्पेशली इनको जब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर सप्लाई करता है तो वो डीम एक्सपोर्ट माना जाता है। ओके, इनको जब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर सप्लाई करता है तो उसे क्या माना जाता है? डीम एक्सपोर्ट। चलिए, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। एलिजिबिलिटी, यूनिट अंडरटेकिंग टू एक्सपोर्ट देयर एंटायर प्रोडक्शन। जनरली ये लाइसेंस तब मिलते हैं जब आप एंटायर प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करने वाले हो, इसे कहते हैं 100% ईओयू। ओके, ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सेप्ट परमिसिबल सेल्स इन डीटीए। हाँ, कुछ सेल डीटीए में परमिट हो सकती है 5%, 10%, वो भी उसके लिए भी परमिशन लेना पड़ता है, अदरवाइज आपको 100% एक्सपोर्ट करना पड़ता है। मे बी सेटअप अंडर दिस स्कीम और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, अगर आप कोई गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं 100% एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग रिपेयर, रीमेकिंग, रिकंडीशनिंग, री इंजीनियरिंग, रेंडरिंग ऑफ सर्विस, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रो प्रोसेसिंग, कल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बायोटेक्नोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, प्रेसिकल्चर, ओके, विटिकल्चर, पोल्ट्री एंड सेरिकल्चर। बहुत ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसके लिए आप एक्सपोर्ट लाइसेंस स्पेशली ले सकते हो, जिसके बहुत सारे ट्रेडिंग यूनिट्स आर नॉट कवर्ड अंडर दिस। ख्याल रहे, अगर ईओयू के, एसटीपी के, ईएसटीपी के आपको लाइसेंस चाहिए, ओके, तो आप मैन्युफैक्चर होने चाहिए या इस टाइप के कोई गुड्स या सर्विसेज आप करनी चाहिए तो ही आपको ये लाइसेंस मिल सकते हैं। के बाद में ऑब्जेक्टिव, टू प्रमोट एक्सपोर्ट, एनहांस फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये स्पेशल यूनिट के लाइसेंस इसलिए होते हैं क्योंकि भाई आप 100% एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए इनको बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। ये फॉरेन एक्सचेंज ला रहे हैं, ओके, एक्सपोर्ट में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। ओके, इसलिए ऐसे यूनिट को लाइसेंस दिया जाता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपॉर्टेंट, के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। यूनिट में एक्सपोर्ट ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट आइटम्स प्रोहिबिटेड। जो आइटम्स, जैसे हमने देखा था 3 टाइप के आइटम्स होते हैं हैंडबुक में, एक होता है फ्रीली इंपोर्टेबल, दूसरा होता है रिस्ट्रिक्टेड, तीसरा होता है प्रोहिबिटेड। अगर कोई प्रोहिबिटेड आइटम्स होगा तो उसका वो एक्सपोर्ट नहीं होगा बाय ईओयू, ईएसटीपी एक्सेट्रा। दीज यूनिट्स में इंपोर्ट और प्रोक्योर ऑल टाइप ऑफ गुड्स एक्सेप्ट प्रोहिबिटेड इंपोर्ट रिक्वायर्ड फॉर इट्स एक्टिविटी विदाउट पेमेंट ऑफ बीसीडी एंड एडिशनल ड्यूटी, एसटीडी, एसीडी भी नहीं लगेगा, एंड आईजीएसटी एंड कंपेंसेशन। मतलब क्या, ये कोई भी गुड्स इंपोर्ट कर सकते हैं पर बीसीडी नहीं लगेगा, एसीडी 31, एसीडी 33, एसीडी 35 नहीं लगेगा, या एसीडी 37, ओके, 39 आईजीएसटी और नहीं लगेगा। ठीक है, ये किससे ले सकते हैं? इंपोर्ट भी कर सकते हैं और प्रोक्योर भी कर सकते हैं। प्रोक्योर किससे कर सकते हैं? डीटी, डोमेस्टिक सप्लायर से। डोमेस्टिक सप्लायर, डीटी मतलब डोमेस्टिक सप्लायर से प्रोक्योर कर सकते हैं विदाउट जीएस। जनरली 89(4) इसको डीम एक्सपोर्ट कहा जाता है। या बॉन्डेड वेयर हाउस इन डीटीए, बॉन्डेड वेयर हाउस मतलब कस्टम वेयर हाउसेज जो सेक्शन 65 में प्रोसेसिंग होती है, ले सकते हैं। या इंटरनेशनल एग्जीबिशन हेल्ड इन इंडिया, वहाँ से भी ले सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तब इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से या बॉन्डेड वेयर हाउस से, जो कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस होते हैं, या इंटरनेशनल एग्जीबिशन खरीद सकते हैं विदाउट पेमेंट। बीसीडी एज वेल एज एसीडी एज वेल एज, ओके, डोमेस्टिक से खरीदते हो आईजीएसटी। Procurement of goods covered under GST from DTA would be on payment of applicable GST compensation. Yes, procurement of goods covered under GST from DTA would be on payment of applicable GST. तो 89(4) में, ओके, ये विद जीएसटी खरीद सकते हैं और बाद में उसका रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं 89(4) में। ठीक है, तो जीएसटी अगर लग सकता है तो बाद में वो रिफंड क्लेम। यूनिट्स कैन बी इंपोर्ट गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स रिक्वायर्ड अप्रूव्ड एक्टिविटी ऑन सेल्फ सर्टिफिकेट। गुड्स इंपोर्टेड बाय यूनिट शैल बी विद एक्चुअल यूजर कंडीशन एंड शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। अगर कोई इनको स्पेशल इंपोर्ट करना हो, कैपिटल गुड्स लेना हो, तो सेल्फ सर्टिफिकेट
पे, मतलब जो भी वो इंपोर्ट करेंगे वो इंपोर्ट सेल्फ सर्टिफिकेशन बेस, विदाउट बीसीडी एंड विदाउट एसीडी। एक्चुअली यूजर कंडीशन इनको अप्लीकेबल है एंड इनको खुद ही यूज करना पड़ेगा फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन। नेक्स्ट, एंटाइटलमेंट। स्टेट ट्रेडिंग regime shall not apply to EOU, okay, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफाइड प्रोडक्ट। अगर स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस हो गए तो वो EOU के लिए अप्लाई नहीं, स्पेसिफाइड प्रोडक्ट। सप्लाइज फ्रॉम DTA टू EOU, ESTP, STP फॉर यूज इन देयर मैन्युफैक्चर फॉर एक्सपोर्ट विल बी एलिजिबल फॉर डीम एक्सपोर्ट। जो भी सप्लाई डोमेस्टिक से इनको होगा उसे डीम एक्सपोर्ट बोला जाएगा। DTA supply shall be eligible for relevant entitlement under deem export without discharge of export obligation if any on the supplier। मतलब डोमेस्टिक सप्लायर को सारे वो बेनिफिट्स मिलेंगे जो डीम एक्सपोर्ट, ओके, बिसाइड डिस्चार्ज ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इफ एनी। मतलब बिसाइड डिस्चार्ज ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मतलब का जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन करना है उसको वो तो रहेगा ही, और उसका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में डीम एक्सपोर्ट भी कंसिडर होगा। अभी अभी हमने देखा ईपीसीजी स्कीम में अगर कोई डोमेस्टिक सप्लायर जो है यूयू को सप्लाई कर रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है तो वो जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें डीम एक्सपोर्ट का कैलकुलेशन में लिया जाएगा, ईओ के कैलकुलेशन में भी लिया जाएगा और सारे डीम एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स मिलेंगे। रिफंड ऑफ जीएसटी पेड ऑन सप्लाई फ्रॉम डीटीए टू ईओ be available to supplier subject to specified condition and documentation under GST law and रूल 89(4)(a) के हिसाब, ओके, रूल 89(4)(a) के हिसाब से जो भी बेनिफिट्स मिलेंगे। रिम्बर्समेंट इज अवेलेबल फॉर सीएसटी अप्लीकेबल ऑन गुड्स। अगर कोई सीएसटी होगा अप्लीकेबल, आज भी इंडिया में वैट और सीएसटी लगता है, सीएसटी अप्लीकेबल अगर लगता है गुड्स पे तो उसका रिफंड मिलेगा, ओके, विद सिंपल इंटरेस्ट 6% पर एनम, ओके, अगर 30 डेज में रिफंड नहीं दिया। एग्जम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स प्रोक्योर्ड फ्रॉम डिटेल ऑन सच, मतलब एक्साइज लगा होगा तो वो केस में यहाँ पे एग्जम्पशन रहेगा। एक्साइजेबल गुड्स खरीदा तो जीएसटी होगा तो रिफंड मिल जाएगा। जीएसटी का 89(4)(a) में बेनिफिट मिल जाएगा, 89(4)(a) में बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है, ये हमने देखा। नेक्स्ट, अदर एंटाइटलमेंट। एग्जम्पशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ आइटम रिजर्व फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। कुछ ऐसे आइटम्स है जो बड़ी इंडस्ट्री नहीं, सिर्फ स्मॉल या माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। अगर आप यूयू हो तो वो स्मॉल या माइक्रो एंटरप्राइजेस के आइटम्स के भी लाइसेंस आपको मिल जाएंगे। एक्सपोर्ट प्रोसेस विल बी रियलाइज विद इन 9 मंथ। यूनिट कैन रिटर्न 100% ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग इन EFFC, मतलब एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट। नो फर्निशिंग ऑफ बैंक गारंटी, इनको बैंक गारंटी देने की जरूरत नहीं है। टाइम ऑफ इंपोर्ट और ऑनगोइंग जॉब वर्क इन डिटेल सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफिक कंडीशन। 100% FDI इन्वेस्टमेंट अलाउड है थ्रू ऑटोमेटिक रूट लाइक SEZ, ठीक है, ये सेटलमेंट इनको दिए गए। नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, यूयू, ESTP, STP, BTP यूनिट शाल अ पॉजिटिव नेट फॉरेन एक्सचेंज, मतलब इनका जो अर्निंग होगा वो इंपोर्ट पे जितना खर्चा किया फॉरेन एक्सचेंज में उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। हायर वैल्यू एडिशन एंड अदर कंडीशन आल्सो रेट डाउन। अलग अलग ईओ के लिए अलग अलग वैल्यू एडिशन दिए गए हैं तो आपको लर्न नहीं करना है। और NFE, नेट फॉरेन अर्निंग्स शैल बी कैलकुलेटेड क्यूमुलेटिव इन द ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द कमेंसमेंट प्रोडक्शन। मतलब नेट फॉरेन अर्निंग्स आपका ईयरली नहीं होगा, 5 साल का देखा जाएगा। 5 साल में आप पॉजिटिव में रहे हैं, ओके, उस तरह से देखा जाएगा। Application and approval letters, permission, intent, legal undertaking. Application for setting up EOU shall be considered by Unit Approval Committee, Board of Approval. तब उनके पास आपको अप्लाई करना है और यूएस। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, प्रोजेक्ट विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 करोड़ इन प्लांट एंड मशीनरी शैल बी कंसीडर फॉर एस्टेब्लिश EOU। अगर आपके कोई भी यूनिट के लाइसेंस आपको लेने होंगे तो आपका कम से कम प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। दिस शैल नॉट अप्लाई टू एग्जिस्टिंग यूनिट ESTP, STP and EOU in handicraft, agriculture, floriculture, aquaculture, animal husbandry, information technology, brass hardware and made jewelry sector. BOA में allow the establishment of EOU with lesser investment criteria। अगर आपका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया 1 करोड़ से नहीं, वो केस में EOU के लाइसेंस आपको मिल सकते हैं सब ऑफ BOA। इसके बाद में इंटर यूनिट ट्रांसफर, देखो, ट्रांसफर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, कैपिटल गुड्स फ्रॉम वन EOU ASTP BTP unit another EOU STP allowed on payment of applicable GST compensation with prior intimation to concerned development commissioner of transferor and transfer unit and concerned custom authority। मतलब क्या, एक EOU से दूसरे EOU को अलाउड है पर आपको फिर देना पड़ेगा, उस पर GST देना पड़ेगा, ओके, और आपको कंसर्न यहाँ पे कमिश्नर ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और कस्टम को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। Goods supplied by one unit to another unit shall be treated as imported goods for second unit on payment of duty on DTA sale by second unit, ओके। अगर सेकेंड यूनिट ने उस प्रोडक्ट को डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया, मतलब एक EOU है और दूसरा EOU, ओके, एक EOU ने गुड्स ट्रांसफर किया दूसरे को, दूसरे ने डोमेस्टिक में सेल कर दिया। अगर दूसरे ने डोमेस्टिक में सेल कर दिया, इसने जो गुड्स खरीदा वो इंपोर्ट माना जाएगा सेकंड के,
और अकॉर्डिंगली कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर पे हो जाएगी। ठीक है, अगर डोमेस्टिक मार्केट में बेचा तो मतलब क्या हुआ, जब पहला दूसरे को ट्रांसफर करेगा तो जीएसटी तो लगेगा ही। ठीक है, जीएसटी लग के जाएगा, पर दूसरे ने अगर डोमेस्टिक मार्केट में सेल कर दिया तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी भी लग जाएगी, यानी 2 टैक्सेस उसके ऊपर लग जाएंगे। ठीक है, एग्जिट फ्रॉम द स्कीम विथ अप्रूवल ऑफ डीसी और डेजिग्नेटेड ऑफिसर ऑफ ईएसटीपी में आउट ऑफ द स्कीम। आपको ये स्कीम के बाहर आना है, क्योंकि इस स्कीम का रिस्ट्रिक्शन आपको सारा एक्सपोर्ट करना पड़ता है, और डोमेस्टिक मार्केट में विथ परमिशन ही आप क्लियर कर सकते हैं। आना है, आप परमिशन से आ सकते हो। एग्जिट शैल बी सब्जेक्ट पेमेंट ऑफ अप्लीकेबल एक्साइज कस्टम और इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन फोर्स इफ यूनिट हैज नॉट अचीव्ड ऑब्लिगेशन पेनल्टीज लेविएबल। हाँ, आप एग्जिट करते वक्त आपका कोई भी स्टॉक होगा, इनपुट होगा, जो आपने बेनिफिट मिली, उससे रिलेटेड सारे टैक्सेस आपको पे करने पड़ेंगे। और आपने अगर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस जो आपको दिए वो कंप्लीट नहीं किए होगे तो भी आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए। कन्वर्जन एग्जिस्टिंग डीटीए, मतलब कोई डोमेस्टिक यूनिट होगा, में अप्लाई फॉर कन्वर्जन इनटू ईओयू एएसटीपी। Existing ASTP STP unit may apply for conversion into EU unit and vice versa. In such case, unit will avail exemption in applicable in duty and taxes. ये था regarding to conversion. इस तरह से मैंने भी रीड ही किया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं। पर मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, एफटीपी कम्प्लीटली थ्योरेटिकल है। स्पेशली ये जो स्कीम्स है, स्टेटस होल्डर कॉन्सेप्ट, प्लीज पढ़ के जाना आ सकता है। चलो, चलिए बेटा, अब लास्ट कंसेप्ट पे डिस्कशन ले लेते हैं, डीम एक्सपोर्ट। डीम एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? ऐसे यूनिट जैसे एफटीपी का डीम एक्सपोर्ट अलग और जीएसटी का डीम एक्सपोर्ट अलग। जीएसटी का डीम एक्सपोर्ट रूल 89, ओके, सेक्शन 147 रीड विथ रूल 89 फॉर ए, 89 फॉर ए। ओके, वो एफटीपी का, वहाँ 4 केस है, अगर आपको याद होगा तो। आपने ऐसे बंदे को सप्लाई किया जिसके पास एडवांस ऑथराइजेशन या ईपीसीजी, या फिर आपने ऐसे बंदे को सप्लाई किया जो ईओयू है, या फिर गोल्ड से रिलेटेड एक हमने कॉन्सेप्ट देखा था बैंकिंग स्कीम के तहत। तो उन 4 ईओयू को सप्लाई किया तो डीम एक्सपोर्ट। और एफटीपी का डीम एक्सपोर्ट थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। इन डीम एक्सपोर्ट गुड्स सप्लाइड डू नॉट लीव कंट्री, बट पेमेंट फॉर सच सप्लाईज रिसीव आइदर इन इंडियन रुपीज और फॉरेन एक्सचेंज। डीम एक्सपोर्ट में क्या होता है, आप ऐसे लोगों को सप्लाई जो आगे एक्सपोर्ट करोगे, आप नहीं एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो ऐसे लोगों को सप्लाई कर रहे हो जो आगे एक्सपोर्ट करेंगे, और आपको पैसा इंडियन रुपीज में भी आ सकता है या कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज भी आ सकता है। सप्लाई ऑफ गुड्स एज स्पेसिफाइड इन एफटीपी शैल बी रिगार्डेड डीम एक्सपोर्ट प्रोवाइडेड दैट गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। हाँ, वही गुड्स का डीम एक्सपोर्ट माना जाएगा जो मैन्युफैक्चर। जीएसटी पर्पस के लिए डीम एक्सपोर्ट क्या रहेगा? इट विल इंक्लूड्स ओनली द सप्लाईज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 147 विद रूल। बेनिफिट ऑफ जीएसटी एंड इट्स कंडीशन वुड बी स्पेसिफाइड इन जीएसटी रूल, और रूल जो है मैंने आपको बताया। चलो नेक्स्ट, तो 3 एरियाज covered. Supply to domestic entity who can import their requirement duty free or at reduced rate of duty. डीम एक्सपोर्ट कब बोला जाएगा? आप ऐसे डोमेस्टिक एंटिटी को सप्लाई कर रहे हो जो अभी ड्यूटी फ्री में है। जैसे ओके, एग्जांपल ड्यूटी फ्री में मतलब जिसके पास एए है, डीएफआई है, ईपीसीजी है, ओके ईपीसीजी है, या कोई भी ऐसा यूनिट तो कम रेट का बेनिफिट मिला है या वो ड्यूटी फ्री में है, ओके ड्यूटी फ्री में, उसको सप्लाई कर डीम एक्सपोर्ट बोला जाएगा। सेकंड, सप्लाईज टू प्रोजेक्ट और पर्पसेस दैट इन्वॉल्व इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग। ओके, ऐसे कोई प्रोजेक्ट जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग में उसको सप्लाई कर रहे हो तो डीम एक्सपोर्ट बोलो। और थर्ड, ओके, सप्लाई टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफटीपी डीम एक्सपोर्ट एंड जीएसटी डीम एक्सपोर्ट? जीएसटी डीम एक्सपोर्ट 4 लोगों के लिए है, एडवांस ऑथराइजेशन, ईपीसीजी, ईओयू, और यहाँ पे ईओयू है, और ओके गोल्ड जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जिसके पास एडवांस ऑथराइजेशन। और यहाँ जो है, ऐसा नहीं कि 4 ही लोग, किसी को भी दो जिसको ड्यूटी फ्री बेनिफिट्स है या रिड्यूस रेट का बेनिफिट है। यहाँ डीम एक्सपोर्ट और बोला जाएगा इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग में या फिर नेशनल इंपॉर्टेंस। तो कभी कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि डीम एक्सपोर्ट एज पर एफटीपी, यानी यहाँ लिख देना डीम एक्सपोर्ट एज पर एफटीपी, तो ये आपको 3 पॉइंट्स लिखने पड़े, डीम एक्सपोर्ट एज पर एफटीपी। उसके बाद में कैटेगरीज ऑफ सप्लाईज कंसिडर एज डीम एक्सपोर्ट। ओके, ये पूरा ओके, यहाँ पे देखो, जैसे सप्लाई बाय मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर दे रहा है ए वाले को या एनुअल ए वाले को, या डीएफआई है। देखो, अब डीएफआई को दिया तो भी डीम एक्सपोर्ट है, जबकि जीएसटी में डीएफआई को दिया तो डीम एक्सपोर्ट नहीं है। सप्लाई ऑफ गुड्स टू ईओयू, एसटीपी, ईएसटीपी, बीटीपी, यहाँ पे एसटीपी, ईएसटीपी, बीटीपी भी है, जबकि जीएसटी में ओनली ईओयू है। और सप्लाई ऑफ गुड्स टू ईपीसीजी, इसको डीम एक्सपोर्ट बोला जाएगा, जो मैन्युफैक्चर डायरेक्ट दे रहा है। सप्लाई बाय मेन या सब कॉन्ट्रैक्टर, हाँ मेन कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर भी सप्लाई कर रहा होगा तो वो भी डीम एक्सपोर्ट माना जाएगा। Supply of goods to project or turnkey contract financed by multilateral or bilateral agencies, one notified by Department of Economic Affairs under international competitive bidding. Supply of goods to any project or any purpose
वेयर इंपोर्ट इज परमिटेड एट 0 BCD प्रोवाइडेड दैट सप्लाई इज मेड अंडर इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग, उसके अंदर सप्लाई किया गया। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर मेगा पावर प्रोजेक्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स टू UN इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सप्लाई ऑफ गुड्स टू न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। इस तरह के प्रोजेक्ट को अगर मैन्युफैक्चर नहीं, कॉन्ट्रैक्टर भी सप्लाई कर रहा है या सब कॉन्ट्रैक्टर भी सप्लाई कर रहा है तो वो यहाँ पे डीम एक्सपोर्ट में माना जाएगा। बेनिफिट ऑफ डीम एक्सपोर्ट शैल बी eligible for following benefits for manufacture and supply of goods, supplying of deem export subject to specified condition। हाँ, आप डीम एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ए और ए एनुअल रिक्वायरमेंट DFI के लिए कंसिडर होगा। सॉरी बेटा, वो डीम एक्सपोर्ट के लिए भी कंसिडर होगा। ड्रॉबैक, ओके, ड्रॉबैक क्लेम के लिए भी कंसिडर होगा। और रिफंड ऑफ टर्मिनल एक्साइज ड्यूटी फॉर स्पेसिफाइड एक्साइजेबल, ये भी डीम एक्सपोर्ट आपको रिफंड मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट, कॉमन कंडीशन फॉर डीम एक्सपोर्ट बेनिफिट्स, सप्लाई शैल बी मेड डायरेक्टली टू एंटिटी लिस्टेड अबो, थर्ड पार्टी सप्लाई शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर डीम एक्सपोर्ट। मतलब जो एंटिटी अबो लिस्ट हुई है, एडवांस ऑथराइजेशन, DFI, APCG, डायरेक्ट बाय मैन्युफैक्चर, UU, ESTP, STP, ओके, सब कॉन्ट्रैक्टर होगा तो मल्टी लेवल यूनिलैटरल ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव या जो भी दिया गया उनको अगर सप्लाई किया, ओके, तो ही वो डीम एक्सपोर्ट माना जाएगा। इन ऑल केसेस सप्लाई शैल बी मेड डायरेक्टली टू डेजिग्नेटेड प्रोजेक्ट यूनिट्स, एजेंसीज, EPCG ऑथराइजेशन होल्डर। सब कॉन्ट्रैक्टर में सप्लाई टू मेन कॉन्ट्रैक्टर इंस्टेड ऑफ सप्लाइंग डायरेक्टली टू डेजिग्नेटेड एजेंसी। अगर सब कॉन्ट्रैक्टर भी सप्लाई कर रहा है तो सब कॉन्ट्रैक्टर ने उस कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई करना चाहिए जो डेजिग्नेटेड प्रोजेक्ट को सप्लाई कर रहा है। पेमेंट इन सच केस मे बी मेड टू सब कॉन्ट्रैक्टर बाय मेन कॉन्ट्रैक्टर by project authority. Supply of domestically manufactured goods by Indian subcontractor to any Indian foreign main contractor directly at designated project or agency site shall also be eligible for deem export. Okay, तो ये इन्होंने किया क्या। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से हमने हमारा एक डिस्कशन जो था FTP 2023 एंड किया। डन। सर बहुत थ्योरेटिकल था। हाँ बेटा, अब थ्योरेटिकल था ही, इसके ऑप्शन ही नहीं था। ओके, पर अच्छे से कंप्लीट किया।